Okay, welcome, friends, and let's all welcome Professor Dr. Ratnakar Tripathi, who is with ADRI, Patna, ADRI Institute, who was a visiting fellow at Shimla, and he's worn many hats, professional hats. He worked with Times of India for several years and brought out some wonderful volumes with Arvind Narayan Das. These are collectible items that Times of India produced in 1980s and 90s. You should. These are not easy to find, but I have copies of these volumes, and you can always look at those volumes. These are, documents that were meticulously collected, and that tell you a lot about film history, about popular culture. By training, Ratnakar ji is a rare philosopher who talks about popular culture. It's a rare combination. He has deep interest in languages, and I have benefited a lot with the kind of tripartite conversations that we have had. Rakesh Pandey, Ratnakar ji, and I, and all of you must have felt it. तो ये दार्शनिक हैं, लेकिन ठोस बातें करते हैं, वह भी लोक संस्कृति के बारे में। और इंग्लिश पे इनका काम है, लेकिन कई क्षेत्रों में बिहार से शुरू करके भोजपुरी से शुरू करके फिर हरियाणवी लोक संस्कृति पर, और फिर वहाँ से हिमाचली लोक संस्कृति पर। और इनकी जो किताब हाल में आई है वहीं शिमला से, इसका नाम है सिंगिंग लैंग्वेजेस, रीजनल म्यूजिक इंडस्ट्रीज इन द हिंदी बेल्ट। टुडे he's and they're absolutely amazing, observations, full of insights, this book. And we can actually go on elaborating some of the insights that are there in the book. We can do that throughout the project. So he will act also as our friend philosopher guide in the project. This is the second talk in the series. और ये कुछ अंग्रेजी में बोलेंगे, कुछ हिंदी में बोलेंगे, और पेपर बोलेंगे, वो दिखाएंगे नहीं आज कुछ ज्यादा। एक क्लिप से हम शुरुआत कर सकते हैं। रत्नाकर जी बोलेंगे जबानों के आर पार या लोक संस्कृतियों के आर पार कौन से कनेक्शंस हैं, कौन से संबंध बनते हैं, और कौन सी दरारें हैं उनके बीच में, है ना। और क्या रचनात्मक संबंध है, क्या फ्लो है, इसके बारे में अपने निष्कर्ष पेश करेंगे हमारे साथ। उम्मीद है कि आप सब मजे लेंगे, मजा आएगा आप सबको। तो बस एक क्लिप इन्होंने जो मुझे सुबह सुबह भेजी है, उसको मैं आपको अयोध्या से रिक्वेस्ट करता हूं कि चला दें, ताकि लोक संस्कृति की एजिलिटी जो है, इसको कैसे नए नए प्रतिमान टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर ये खुद गढ़ रही है, आप देखकर अमेज हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो रहा है, क्या ऐसा भी हो सकता है। बस देख लीजिए, आप खुद पता चल जाएगा। हे हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। Popular dance with QR code transaction. Ratnakar ji, it's all yours. रविकांत जी, प्रभात जी और ये मित्रों और अन्य उपस्थितगण, मैं ऐसा तो कोई शायद यहाँ पे नहीं है जो हिंदी बिल्कुल ही नहीं समझ पाता हो ना, तो मैं थोड़ी वो फेंटी हुई भाषा में ही थोड़ा बोलूँगा बीच बीच में। तो शुरुआत करते हैं, क्योंकि शुरुआत तो एक तरह से हो ही चुकी है क्यूआर से। So what I'll do is I'll start with the
certain theoretical and philosophical reformulations, because I've been in this field since 2003, with some gaps in between. तो इसमें क्या है कि कुछ तो अंश मेरे काम का है, किताब का है, मेरे नोट्स वगैरह का है, लेकिन बात उससे आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि पिछले 2 महीने से करीब रविकांत जी के साथ बातचीत मेरी होती रही है, और राकेश जी के साथ डिस्कशन होते रहे हैं। फिर मैंने जो प्रपोजल है आपके प्रोजेक्ट का उसको पढ़ा, तो it is a kind of a reformulation, and I was telling Ravi ji that this morning I suddenly realized that this is actually the beginning of an art. But then I will not pretend to be very well structured today. तो एक ढीले ढाले तौर से थोड़ा सा हल्का सा अनस्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन में दूंगा. तो by way of theoretical philosophical reformulations, I may call them, कि रविकांत जी से बात करते करते और राकेश जी से बात करते करते और फिर अपने किताब की ओर झांकते हुए मुझे लगा कि मेरे सारे आर्टिकल्स किताबों में शब्द है रीजनल 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 रीजनल. अचानक मुझे लगा कि कहीं पे ये शब्द जो है इसका थोड़ा सा मतलब इनएक्यूरेट इस्तेमाल मैंने किया है. व्हाट आई प्रॉब्ली एक्चुअली मीन इज इंट्रा रीजनल rather than रीजनल. कि किसी भी क्षेत्र को जब आप एक रीजन मान लेते हैं, क्योंकि वहां के लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई अब क्या है कि चंपारण जो है वो एक, तो वो एक तरह से मानना पड़ता. तो ये कोई ऐसा शाश्वत सत्य नहीं है, एक बहुत ही व्यावहारिक चीज है. लेकिन मैं जो देखने की कोशिश कर रहा था 2003 से, वो रीजनल नहीं था, बल्कि रीजन के अंदर कैसा कोहराम, कैसी एक्टिविटी और कैसा क्रिएशन जो है वो हो रहा है. तो दैट इज द फर्स्ट रिफॉर्मुलेशन इन ब्रीफ. इसके बारे में और भी आगे बात कर सकते हैं. और दूसरा ये कि जो टाइटल मैंने दिया है वो कुछ सोच कर दिया है, ब्रिजेस एंड ब्रीचेस. क्योंकि क्या होता है, अब जैसे कोई भोजपुरी पे अध्ययन कर रहा हो या हरियाणवी संस्कृति और भाषा पे काम कर रहा हो, फिर जब हिंदी की बात होने लगती है, या फिर मान लीजिए कि एक पड़ोसी भाषा की बात होने लगती है, जैसे ब्रज की बात होने लगती है, तो एक तरह से वो छलांग लेता है. तो दैट इज व्हाई आई यूज द वर्ड ब्रीच. इसमें कंटिन्यूटी नहीं होती है, बट आई फील दैट दिस छलांग इज जस्टिफाइड. तो एंड दिस ये छलांग जो है, इट्स द बेस्ट conceptual parallel I found for it is in Alfred Schutz's, a shock that he talks about. When we move from one context in life, जैसे आप घर छोड़ते हैं, माँ का पैर छू के आते हैं, पता चला बोर्ड मीटिंग में आप सीधे घुस गए. तो I meant a shock in that very very pragmatic sense. ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा फिलोसॉफिकल धक्का लगा कि बिल्कुल खिसक गया दिल और दिमाग, वैसा नहीं. तो so these are the breaches. और इसमें कोई सीधा मतलब ऐसा हाईवे है नहीं हरियाणवी और ब्रज के बीच में, बल्कि करीब 3 दिन पहले मेरी मुलाकात हो गई वो सोनपुर के आसपास, जहाँ पे एक ट्रांजिशन होता है मगही और मगही नहीं, सॉरी, वज्जिका और भोजपुरी के बीच में. मैं बिल्कुल उस दरार पे खड़ा था और मैं देख रहा था एक ही आदमी तरबूज बेच रहा था. वो किस तरह से एक वाक्य उसने भोजपुरी में मुझसे कहा, फिर अगला वाक्य जो है वो वज्जिका में. जैसे कि इलचट्टे के 2 पीलर्स होते हैं ना, वो देख रहा था ये किधर वाले. तो the third reformulation is कि अक्सर हम लोग भाषाओं को, अब इसके लिए तो अंग्रेजी कॉन्सेप्ट का ही इस्तेमाल करना होगा, और जो
मार्क्सियन परंपरा को देख चुके हैं, उसे गुजर चुके हैं या उसकी ओर झांका है। आप रीइफिकेशन या थिंगिफिकेशन तो सुपरिचित कॉन्सेप्ट है। तो अक्सर हम लोग जब बातें करते हैं, जैसे अंग्रेजी ने हिंदी को बहुत दबा के रखा है, ठीक है, तो आप कोई कहेगा कि ठीक है, जरा मिलवाइए अंग्रेजी से। आपका मतलब असल में यह है कि अंग्रेजी भाषा बोलने वालों ने, उससे वंचित रहने वालों में, उसका व्यवहार करने वालों में और हिंदी बोलने और उसका व्यवहार करने वालों के बीच का जो रिश्ता है उसके बारे में। अब ये शॉर्ट हैंड है, ये कहना आसान होता है कि अंग्रेजी ने हिंदी को दबा रखा है या हिंदी अंग्रेजी के आतंक का जवाब दे रही है, लेकिन वस्तुतः ये काम जो है कौन कर रहा है? और ये जो है, ये मुझे अपने अनुभव के दौरान बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ा, क्योंकि आदतन आदमी यही बोलता है कि अंग्रेजी का आतंक छाया हुआ है। अंग्रेजी का नहीं है, वो मतलब ठोस कंक्रीट हार्ड मांस वाले आदमी है जो अंग्रेजी बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, या गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं। तो दिस इज एक्चुअली अ रीइफिकेशन दैट वी कांट चेंज आवर लैंग्वेज ऑफ कोर्स। हम तो कहते ही रहेंगे कि अंग्रेजी का आतंक है या हिंदी जो भी है, बट वी नीड टू रिमेंबर दैट वी नीड टू कम बैक टू द रीइफिकेशन दैट इज इन्वॉल्व। और ये रीइफिकेशन जो है वो भाषा में हर जगह आपको मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई आपको अनूठा उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब थोड़े कुछ और सेंसिटिव रीफॉर्मुलेशन जो कि मेरे ख्याल में काफी लंबे फील्ड वर्क और एथनोग्राफिक काम के बाद ही शायद मुझे उसका अच्छी तरह से ध्यान हुआ। वो ये था, इसको मैंने एक तरह का वो दे दिया लेबल, एथनोग्राफिक कन्वर्जेंस। क्योंकि जब आप दर्जनों सैकड़ों लोगों से इंटरव्यू ले रहे हैं, जैसा कि बिहार में मैंने किया, फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश में बनारस में मुख्यतः, फिर हरियाणा में रोहतक के आसपास, झज्जर के आसपास, और फिर हिमाचल में शिमला के आसपास जो मैंने किया, तो मतलब संख्या जो है वो सैकड़ों में जाती है। तो कहीं आपको ये लगता है कि क्या मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ, क्या मेरे दिमाग में जो पजल्स हैं, मतलब जो बेचैनियां हैं, जो क्षेत्रीय संस्कृति या भाषा है उसको लेकर के, मैं तो बाहर से आया हूँ, मैं तो पीएचडी की है, मैं तो बहुत ऊंचे किस्म का स्कॉलर हूँ, और ये मतलब गांव वाले हैं, मैं इनसे बातचीत कर रहा हूँ। लेकिन क्या होता है, बीच बीच में वो बाहर और भीतर वाला जो है संबंध, वो काफी डिस्टर्ब हो जाता है जब आप ये पाते हैं कि जो वहाँ का आदमी है वो ठीक वही सवाल पूछ रहा है, वही उसके कंसर्न्स हैं जो कि आपके हैं। तब आपको 2 मिनट सोचना पड़ जाता है, फिर हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं? इतने ऊंचे बुद्धिजीवी बन के आए हुए हैं, फील्ड में घूम रहे हैं, तो कौन किसको पढ़ा रहा है इसमें? और ये केवल संस्कृति के क्षेत्र में नहीं, ये मैंने एक प्रोजेक्ट किया था ट्रांसनेशनल माइग्रेशन पे भी। इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल जो वापस आए हैं यूरोप से या अमेरिका से, उनके बीच में भी कभी कभी ऐसा होता था कि डिस्कशन इतना लंबा हो जाए कि वो मुझको बताने लगे कि किस तरह से आपको करना चाहिए रिसर्च। और वही नहीं, बल्कि मुझे ये सीधे मायने में भान हो कि जो सवाल मेरे दिमाग में है वही सवाल उनको भी विचलित कर रहे हैं। तो इसको मैंने एक लेबल दे दिया, मैंने इसको कहा है एथनोग्राफिक कन्वर्जेंस। तो ये जो क्षण है, और अब मैं ऐसा नहीं दावा कर रहा हूँ कि मतलब हर किसी के साथ ऐसा हो जाता है, लेकिन अब जैसे मान लीजिए एक उदाहरण दूं, मैं किसी से बात कर रहा हूँ कि ये आपकी, आप कहते हैं कि जो पारंपरिक सांग है हरियाणा की, वो भ्रष्ट हो रही है, करप्ट हो रही है, आधुनिक इन्फ्लुएंसेस के कारण, तो वो क्यों हो रही है? तो उसमें कई बार ऐसे परिपक्व विचार सामने आते हैं। तो वहां पे ये मुझको लगा कि वी कैन डिपार्ट फ्रॉम व्हाट मे बी कॉल्ड इन अ वेरी
हैकनीड कॉलोनियल अप्रोच इसको कह लीजिए या जो भी, या आउटसाइडर इनसाइडर का, वेयर you feel obliged to ask the person in the field not just about facts. आप दो स्तर पे सवाल पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि क्या हो रहा है, और अपने झोले में भर के, अपने टेप में भर के आप घर ले गए, उसकी एनालिसिस की, अपने आर्टिकल लिखे, किताबें लिखी वगैरह। दूसरा ये होता है कि आप ये बताइए कि आपकी रीडिंग क्या है, जो हो रहा है क्यों। And this is where ethnography in the barbarian mold, will give you a bit of a paradox. वेबर का जो फर्स्ट हैंड का जो कॉन्सेप्ट है, there are different levels of understanding, जिसके आधार पे आप एक आइडियल टाइप या जो भी है बताते हैं। तो which is why I have called it, और कुछ जो अब देखिए अंग्रेजी में शब्द भी वैसा ही है, जिनसे आप बात कर रहे हैं उनको कहते हैं सब्जेक्ट्स। मतलब शुरू से ही आपने लेबल ही अपने उसमें डाल दिया, सब्जेक्ट्स। तो अच्छा, तीसरा भी इसका एंगल है, ये मेरे नोट्स पे तो नहीं है लेकिन ये भी बता दूं, क्योंकि जो फील्ड में जो होते हैं, जैसे खास करके हिमाचल में मुझे इसका सामना करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे लिटरेसी काफी, तो मैं उनके पीछे पीछे भाग रहा था, क्या हो रहा है और आपका नजरिया क्या है। वो मेरे पीछे पड़े हुए थे, आप यहाँ आए क्यों। ठीक है, अगर कोई गोरा होता तो ठीक है, मतलब तो मतलब नेचुरल है, हमारे बारे में जानने के लिए आया है। और दूसरा ये कि जो हम आपसे बताएंगे वो उसका आप क्या करेंगे, और सीधे सीधे आप हमारी बदनामी करवाएंगे या आप हिमाचल के बारे में कुछ अच्छा लिखेंगे और मेरा नाम कोट करेंगे, क्या करेंगे। अब जैसे बिहार के गांव में अक्सर क्या होता था कि वो सोचते थे, उनको पत्रकार और एकेडमिक के बीच में भी ठीक से फर्क पता नहीं था। उनको लगता था कि मैं जाके और कहीं पे छापूंगा उनका फोटो और उनके बारे में खबर, तो बार बार समझाना पड़ता था। तो उनकी अपेक्षा अलग थी, और ये हिमाचल में जो अपेक्षा थी वो अलग थी। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू थ्रो सम लाइट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस ऑन अ वेरी डार्क एरिया। ये सारे चिंतन जो है ना, यही जो है वो अच्छा फील्ड वर्क या अच्छी एथनोग्राफी या जो भी बनाते हैं। और ये these all these reformulations have very very hefty philosophical import, in the sense that they give a direction to your writing, जो भी आप आर्टिकल लिखेंगे, जो भी आप क्लासरूम में पढ़ाएंगे, इत्यादि इत्यादि। तो और हाल में एक फिल्म मैंने देखी, वहां से शुरू कर देते हैं एक तरह से, बाय वे ऑफ वार्मिंग। आप पता नहीं आप लोगों में से कितना ने देखी, चमकीला फिल्म जो है वो। तो भोजपुरी के बारे में या हरियाणवी के बारे में जितनी भी कंट्रोवर्सीज आपने देखी होंगी, सब की सब चमकीला में आ जाए। अच्छा, और लेकिन एक पजल जो है, जो कि वास्तव में इट्स ए रियल लाइफ पजल, कि चमकीला को मारा क्यों गया। Was he politically incorrect? Was he killed because he came from lower caste and tried to act very smart and big and so on and so forth? Or was it because of his vulgarity? Was it because of his political incorrectness in relation to Khalistan movement, Khartoum? इसका कोई जवाब भी नहीं है। जिन्होंने फिल्म देखी है या पीछे कुछ वो बैकग्राउंड वगैरह देखा है, उनके लिए ये एक रहस्य रह गया। क्योंकि मैंने कोशिश की फिल्म देखने के बाद कि ऐसा कोई सूत्र है, तो मैक्सिमम फैक्ट के नाम पे आपको एक संभावित हत्यारा जो है, किसी ने इंटरव्यू किया था संभावित हत्यारे से, तो उससे बात बनती नहीं है, क्योंकि आपका सवाल यह है कि क्यों मारा गया। तो so it becomes very easy to compare you can call them non-Hindi mainstream regional cultures. But the point is, this is the last formulation. After that, मैं अपने अनुभवों के आधार पे कुछ विशेष किस्सों पर ध्यान केंद्रित करूंगा। मैं आप
था कि लगभग हर भाषा और संस्कृति के अखाड़े में आपको कुछ ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे जो कि बिल्कुल अनूठे हैं। जैसे रविकांत जी से बात हो रही थी पिछले दिनों, मैंने एक बहुत हल्का सा वो पायलट स्टडी करने की कोशिश की थी कुछ महीने पहले, 1 साल पहले बल्कि, रांची में कि झारखंड में क्या स्थिति है। तो वहां पता चला कि झारखंड की कुछ वो जो मुख्य भाषाएं हैं झारखंड में की ऑफिशियल भाषाएं हैं मेरे ख्याल में 14 राजभाषाएं, बांग्ला, उड़िया, उरांव, मुंडा इत्यादि सब कुछ लेकर, भोजपुरी भी है उसमें, मगही भी है, सब कुछ। तो खैर मैं उरांव मुंडा वगैरह की बात कर रहा था, तो जहाँ मैं मेरी बातचीत हो रही थी एक स्टूडियो में, वहाँ उन्होंने कहा कि झारखंड में उरांव और मुंडा भाषा में गाने नहीं मिलते, जबकि वहाँ की जो म्यूजिक इंडस्ट्री है काफी आगे बढ़ी, फिल्में वगैरह भी बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं। तो जैसे ये एक पजल बड़ा विचित्र हो गया, क्योंकि हिमाचल में आपको शायद विश्वास नहीं होगा कि स्पीति से भी जो है कल्चरल प्रोडक्शन जो है वो सामने आ रहा है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, स्पीति म्यूजिक डालिए आपको मिल जाएगा। इन मुंडा म्यूजिक, अब ये मैंने अपडेट नहीं किया है, कंफर्म भी नहीं किया है, इन कोशिश कीजिए मुंडा म्यूजिक या ओरांव म्यूजिक या ऐसा कुछ, संथाल आपको मिल जाएगा, क्योंकि संथाली म्यूजिक इंडस्ट्री का केंद्र जो है वो कलकत्ता और चाईबासा वगैरह ऐसे कुछ शहर है, और संथाली की कुछ अलग परंपरा रही है। तो दिस इज द more or less the end to my first part, where I want to represent some kind of distal reformulations that might seem relevant to some of you, to others it may not, may seem relevant later on. तो अब बाकी जो है वो सिर्फ किस्सा गोई है। मेरे अनुभव बिहार में और हरियाणा में और हिमाचल में कुछ ऐसे एनकाउंटर्स के जरिए जो जिन्होंने मेरे काम को एक तरह से नया मोड़ दिया, नई दिशा दी। क्योंकि मतलब एक वो होता है एथनोग्राफर या फील्ड वर्कर जो नाक की सीध में चलता है, और एक वो होता है जो मतलब उसको ऑब्जेक्टिव मालूम है और बिल्कुल वो एनसीसी स्टाइल में अपना चलता हुआ लेफ्ट राइट वहां तक पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उस रिपोर्ट भी बढ़िया लिख देगा, आर्टिकल्स भी लिख देगा। लेकिन मैं उस टाइप का हूँ जो दाएं बाएं देखना चाहता हूँ। तो in many ways I have been my questioning has been led actually by the subjects so called, in which case it's not becomes the whole difference between the subject and the scholar becomes very blurred. So I've waited for those moments कि जब कि जो जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, इंटरव्यू कर रहा हूँ, वो मुझको हल्का सा ये धक्का दें और आगे बढ़ें। So I will start with the theme of जो 2003 में मैंने काम शुरू किया था वो महेंद्र मिसिल। तो उस समय पता नहीं दिमाग परिपक्व था या क्या बात थी, मैं ये सोच रहा था कि देखें कि भिखारी ठाकुर और महेंद्र मिसिल जो लोक इसके फिगर्स रहे हैं, कि क्या इनकी मौलिकता क्या है। एक तरह से बड़ा कुहास के कुछ चीरने जैसी वो फीलिंग होती है कि पता करें कि कहाँ से महेंद्र मिसिल जो है अपना टैलेंट लाए, कहाँ से कुछ तो उनके पास ऐसा था जो कि बिल्कुल मौलिक होगा, अनूठा होगा, और बिल्कुल मतलब असली बिहारी, असली छपरा इत्यादि, क्योंकि दोनों ही छपरा सारण इलाके के थे। तो इसमें क्या हुआ कि something entirely counterintuitive happened when I actually started to investigate, and it turned out actually थोड़ा वो निराशा भी हुई कि अरे ये तो भिखारी ठाकुर ने तो सब कुछ इधर उधर से लेकर के अपना वो सिंथेसिस किया, महेंद्र मिसिल जो है वो कहाँ कहाँ भटके, कलकत्ता, फिर कलकत्ता, कलकत्ता बार बार आता है।
जतरा बार बार आता है। फिर शास्त्रीय संगीत के अड्डे कलकत्ता से लेके, बनारस से लेके, और अंत में तो उन्होंने अपना कुछ वो पूर्वी परंपरा के अंदर भी अपना कुछ वो एक अलग धारा निकाल दी महेंद्र मिश्र ने। उसके बारे में विवाद है, क्योंकि मैं क्लासिकल म्यूजिक में पारंगत नहीं हूँ, मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं। लेकिन कहानी जो थी वो उसकी थी, बोरोइंग की थी। लेकिन वो बोरोइंग ऐसा नहीं कि जो आपको किसी डिस्को या इसमें मिल जाएगा कि तात्कालिक। ये बोरोइंग जो है ये बहुत जज्ब करने के बाद, और पता नहीं कितने साल हजामत बनाई भिखारी ठाकुर ने कलकत्ता में, पता नहीं कितने साल बिताए महेंद्र मिश्र ने। लेकिन वो धीरे 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 एक एक एलिमेंट जो है वो जोड़ता गया। और भिखारी ठाकुर ने जो बिहार की पारंपरिक शैली थी, फूहड़ शैली थी, जिसको लबार बोलते हैं हम लोग। लबार से संबद्ध एक भोजपुरी गाली भी, हल्की फुल्की गंदी गाली नहीं है, लबरा यानी झूठा, गप्पी। तो क्या करता है जो कलाकार आता है, स्टेज पे खड़ा होकर इधर उधर की मनोरंजक बातें बताता है, कुछ भी करता है। उसको एक बिल्कुल मतलब स्ट्रक्चर्ड नाटक के फॉर्म में, जिसमें दोनों ही है, इम्प्रॉम्प्टू उसमें पक्ष है जो कि हर शो के बाद बदलता है, और दूसरा पक्ष है कि जो लिखा जा सकता है। तो अगर आप भिखारी ठाकुर के छपे हुए नाटक पढ़ेंगे ना, तो आप बड़ी बोरियत होगी आपको। मैं तो खैर बहुत निराश हुआ। तब किसी ने मुझको समझाया कि ये जो है ये आप कंकाल देख रहे हैं। हाँ, आप गए क्लियोपाट्रा से मिलने और किसी ने आपको क्लियोपाट्रा का कंकाल दिखा दिया। तो मतलब इट्स लिटरली दैट। और अगर आप उसको करना चाहेंगे तो आपको पूरा वो उसका हाड़ मांस जो है वो पूरा देना पड़ेगा। तो भिखारी ठाकुर के साथ क्या था कि वो उसमें बीच में हर शो में अपनी ओर से, भिखारी ठाकुर नहीं उनके साथी भी उसमें इंटरवेंशन डालते थे। कुछ जो था वो नाटक से बिल्कुल संबद्ध होगा, और कुछ मतलब ऐसे ही चुटकुला चल रहा है। क्यों? क्योंकि भिखारी ठाकुर जो है वो महारानी का ड्रेस उतार करके और राजकुंवर के ड्रेस में सामने तलवार लेके आने वाले हैं, तो 10 मिनट लगेंगे पोशाक बदलने में। तो कोई बिरहा गाने, कोई दुख भरा गीत गाने लगा। तो इस तरह का जो ये था, तो मतलब सारी खोज के अंत में ये पता चला कि मौलिक कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई मतलब बीज नहीं है राई के बराबर भी कि मैं कहूँ कि इसमें से भिखारी ठाकुर नामक एटम बॉम्ब जो है वो निकला, या महेंद्र मिश्र जैसा एटम बॉम्ब कोई निकला। लेकिन दोनों ने अपनी अपनी परंपरा को एक तरह से परिष्कृत किया। परिष्कृत किया किस अर्थ में? हम मध्यम वर्ग वालों के अंत में नहीं, सेंसरशिप के जरिए नहीं। आप चमकीला फिल्म अगर आपने देखी है तो आप देखेंगे कि किस तरह से रैडिकलिज्म, फूहड़पन, यहाँ तक कि भद्दे, सेक्सुअल मजाक, ये सब जो है, आपको अगर एक चाहिए तो दूसरा भी चाहिए। अगर आपको चमार कर रिबेलियन चाहिए तो आपको गंदे मजाक सुनने पड़े। ये नहीं होगा कि बैठ करके और आप तराशें उसको और ये एलिमेंट निकाल देते हैं और बस। तब फिर वही है कि आपके पास वो पैरेलल सिनेमा टाइप की रह जाएगी, जो मतलब हाँ, जो आदर्शवाद जो है वो रह जाएगा, थोथा आदर्शवाद एक्चुअली। अच्छा, फिर कुछ दूसरे अनुभव जो शायद मैं रविकांत जी से बता चुका हूँ, लेकिन अब जैसे फील्ड वर्क के दौरान एक बड़ा महत्वपूर्ण अनुभव मुझे हुआ जिसने मुझको बुरी तरह से चौंका दिया। उसके बाद मैं बहुत सावधान। मेरे साथ आद्री वालों ने क्या किया कि करीब 6-7 लोगों की रिसर्च टीम बहाल कर दी थी, और ये लोग साथ साथ में थे, क्योंकि कोई किसी एरिया के बारे में जानता है, कोई सारण के बारे में जानता है, कोई आरा के बारे में जानता है, कोई रोहतास के बारे में जानता है।
तो उनमें से भी एक अच्छे मेरे मित्र जो थे वो चीफ रिसर्च असिस्टेंट टाइप के, उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि अच्छा ये बताइए कि बिहार में लौंडे जो हैं वो कहाँ मिलेंगे, गायक परफॉर्मर्स। तो उन्होंने कहा कि कहाँ सर, ये तो अब खत्म हो गए हैं, बहुत ढूंढा ढूंढा है, इतना अपना बजट नहीं है, 5-6 दिन इसी के लिए रुक जाना पड़ेगा, इत्यादि इत्यादि। तो हम लोग ये छपरा के रास्ते, सिवान के रास्ते में थे। तो अचानक क्या हुआ कि हम एम्बेसडर गाड़ी थी हमारी, 7-8 लोग थे। तो देखा कि एक लौंडा खड़ा है सड़क के किनारे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर दर्जनों की संख्या में दिखाई पड़ने। मैंने कहा कि उदय जी, ये क्या हो रहा है, ये मतलब हम लोग सपना देख रहे हैं, अभी आधे घंटे पहले आप कह रहे थे कि ये खत्म हो गए हैं। तो हुआ ये था कि वहाँ के बहुत ही अपनी कम्युनिटी में मान्य बुजुर्ग लौंडे की मृत्यु हो गई। ये सब जो हैं, जैसे वो निकलते हैं ना जमीन में से, वो बारिश के बाद फतिंगे निकलते हैं, सब के सब जो अंडरग्राउंड थे, अपनी अपनी मनपसंद सलवार कुर्ता साड़ी या जो भी है पोशाक स्कर्ट वगैरह पहन के सड़क पे थे, बस के इंतजार में, सवारी के इंतजार में, सबके सब इस शव यात्रा में शामिल हुए। तो करीब मैंने गिनने की कोशिश की, 60-70 से ऊपर थी उनकी संख्या। तब उस समय उदय जी जो हैं वो समझ गए कि नहीं, अब अगली बार इस तरह की सवाल पे मैं जल्दबाजी में जवाब नहीं दूंगा। तो लौंडा परंपरा लुप्त नहीं हुई थी, जाहिर है। मैं ये कहना चाहता था, लौंडों के बारे में विशेष चर्चा इरादा नहीं था। और इसी से संबंध, किस तरह से परंपरा लुप्त होती है नहीं होती है, वस्तुतः जब आप फील्ड वर्क करते हैं और एथनोग्राफी करते हैं। मैं हैदराबाद में एक परचून की दुकान में, जो राजस्थानी जो सेल्समैन है, उसके रेडियो पे बज रहा है कुछ जो मुझको लग रहा है कि मैंने सुना हुआ है। मैं उससे पूछता हूँ कि ये है क्या। तो कहता है कि ये चकवा चकवी की कहानी है, ये हम लोगों के यहाँ राजस्थान में होता है, आपके समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा कि अच्छा। मैं ज़्यादा बहस में नहीं पड़ा, क्योंकि ये परंपरा के मामले में ओनरशिप इतनी ज़्यादा होती है कि फिर बहस हो जाएगी। फिर मैंने सोचा कि हाँ, हो सकता है कि बिहार में अब ये नहीं रहा हो, लेकिन देखो राजस्थान में किस तरह से ये तो अभी रेडियो पे आ रहा है वो भी। मैं बिहार जाता हूँ, अपने गांव जाता हूँ, और 4 दिनों तक मैंने देखा 8 साल 6 साल के बच्चे जो है, लड़कियां करती हैं इसको, चकवा चकवी की कहानी है वो। कहानी सुनाने लगूंगा तो फिर लंबा खिंच जाएगा। लेकिन 6-8 साल की लड़कियां वो विधिवत कर रही थी वहां पे, मेरे ही गांव में। मतलब ये भी नहीं कि मेरे पिछवाड़े, मेरे दरवाजे के सामने। और मैं ये मान के चल रहा था कि ये शायद परंपरा, ये कहानियां जो हैं ये समाप्त हो गई। तो you need to be very careful before declaring anything extinct and over, because it might turn out to be precisely the other way, that you're too much of an outsider and you don't really know what is और ये बच्चे जो थे, जो मेरे गांव में चकवा चकवी का वो की कहानी पूरी वो गा रहे थे, ये 6-8 साल के बच्चे थे। इसका मतलब ये कि अगले 15-20 साल तक तो सवाल ही नहीं है एक्सटेंशन का। तो कम से कम उतना तो आप मतलब लीज दे ही सकते हैं। दूसरी कहानी है मेरी हरियाणा से। इस यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण अनुभव हुआ मेरा। सांग रागनी का दो दो वाकये यहाँ से मैं दूंगा, दोनों का ही संबंध है। क्योंकि हरियाणा के फेज के दौरान मेरी महत्वपूर्ण समस्या सामने ये थी कि ट्रेडिशनल क्या है और मॉडर्न क्या है, और इसके बारे में वहाँ के लोग क्या सोचते हैं। मेरा अपना ख्याल नहीं, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं और किस तरह से उस पर वैल्यू जजमेंट करते हैं, किस तरह से उसकी व्याख्या करते हैं, और उनका नज़रिया क्या है, और किस तरह से
कहाँ कहाँ से ये एलिमेंट्स आके जुड़े। तो सांग रागनी के साथ क्या हुआ कि एक काफी बुजुर्ग मिरासी ये थे, गायक थे और गुरु टाइप के भी थे, क्योंकि उनके अपने आप को घराना बोलते थे और दूसरे लोग भी उनको घराना मानते थे। उनके शिष्य पूरे हरियाणा में फैले हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले जो होता था अब नहीं होता है। तो इसको मैंने बड़े दार्शनिक रूप से लिया कि हाँ, हर किसी के लिए एक गोल्डन एज होता है, मतलब इट्स समथिंग वेरी मिस्टी एंड वेग। Then I realized that it was not misty and vague for him. For him, it was very graphic. He started talking about his experience at the age of 11. जब उसने देखा कि किस तरह से जो रागड़ी का परफॉर्मर है, वो उसको खाट पे 4 लोग धोते थे। पेट्रोमैक्स का तो नाम शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने सुना भी नहीं है। तो वो जलता था और 11 दिनों तक वो परफॉर्मेंस चलता था। So he had a very graphic image. So this was not some utopic kind of thing. तो अब ये है कि इनकी उम्र 70-75 से भी ऊपर थी, बल्कि तो जो 65 का होगा उसके दिमाग में गोल्डन एज कुछ और होगा, उसके फीचर्स कुछ और। तो ये जो है इस तरह की बात अगर कोई करे परंपरा के बारे में, इसके बारे में, तो कई बार जो है आदमी कोशिश कर सकता है कि उसको धुंध में न खो दे। आप पूछिए कि क्या था उस समय, कौन था, क्या उपकरण थे, क्या बाजे थे, क्या चल रहा था उस समय, स्टेज प्रॉप्स क्या थे, माहौल क्या था और मौका क्या था। क्योंकि हरियाणा में मैंने कुछ 3-4 सेशंस अटेंड किए। एक था जब ये कीचक वध प्रसंग जो है इसको परफॉर्म किया जा रहा था। तो हरियाणवी जो है वो दोनों शब्दावली और एक्सेंट के लिहाज से इतनी आसान भाषा नहीं है किसी बिहारी के लिए। तो पूरा समझ में तो नहीं आ रहा था, लेकिन मोटा मोटी हाँ, ये आ रहा था कि ये कहानी बताई जा रही है और कहानी जो है अपनी गति से बढ़ रही, कोई जल्दबाजी नहीं। 11 दिन का समय है, लोग आए हुए हैं और पुरुष जो है वो एक मतलब झुंड में बैठे हुए थे और महिलाएं जो हैं वो एक तालाब जैसा था, उस पर एक बंड बना हुआ था, उस पर कुछ दूरी पे बैठी। और आयोजन था ये एक गांव वाले जो है वो मंदिर में। तो उसमें मैं अपना वो बड़ा प्रोफेशनल बन के और वहां पे नोटबुक लेके बैठा हुआ था। तो 2-3 लोग आए मुझसे, कोई 50 रुपए का नोट दे रहा है, कोई 20 रुपए का नोट। मैंने कहा कि क्या ये क्या होता? कहा कि नहीं नहीं, आप चमोला ले रहे हो ना। मैंने कहा कि चमोला क्या होता है? कहा कि नहीं नहीं, वो ऐसा है कि अच्छा ये नहीं। फिर आपस में हंस के वो चले गए। वहां पे हो ये रहा था कि मंदिर और जो आर्टिस्ट है उसके बीच में बाकायदा पूरा ठेका था कि अगर 80 रुपए मिल रहे हैं तो 70 रुपए या 60 रुपए मंदिर की ओर जाएंगे, 10-20 रुपए जो है ये आर्टिस्ट के पास। और आर्टिस्ट की पूरी टोली थी वहां पे, दिखाई पड़ रहा था उनके पास वो डेक्ची भगोने वगैरह सब, खाना वाना बनाने का सारा सब कुछ था। तो ये चमोला सिस्टम जो है ये बिहार में मैंने देखा ही नहीं था। भिखारी ठाकुर का भी अपना तरीका था। वो कई लोग आप लोगों ने सुना भी होगा कि वो एकदम क्लियर कट, आज जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उस तरह से ठेका लिया करते थे। बल्कि बिहार में अगर कोई नौटंकी अम, कहीं जाती है, किसी शादी में या किसी आयोजन में जाती है, तो भोजपुरी में क्या बोलते हैं उसको? हमारा ठेका मिलल बा, सट्टा मिलल। यानी कि इतना आपको 2.5 लाख मिलने वाले हैं, 50,000 मिलने वाले हैं, या जो भी मिलने वाले हैं पूरी टीम को। और वो उसको ऑनर किया जाता है। हाँ, तो वो इसकी तरह नहीं है, टीवी सीरीज की तरह नहीं है जो पता चला कि 10,000 कहा है और 2,000 में निपटा दिया मामला जाते जाते। लिखित ना भी हो फिर भी। तो इस तरह से चंगोला कहाँ कहाँ होता है, अब हरियाणा में आप सुनेंगे तो जो हरियाणा के नहीं है वो तो थोड़ा हैरान हो जाएंगे। उसकी पूरी लिस्ट है। स्कूल,
नए कॉलेज, शुगर मिल, और आपके ये काउ शेल्टर वगैरह। हाँ, एक आर्टिस्ट ने तो मुझसे कहा कि अगर ये क्या कहते हैं, गौशाला वाले नहीं होते तो हम तो भूखे मर गए होते। एक निराशी ने मुझसे कहा। वो फिर यूनिवर्सिटीज में तो खैर वो करते ही हैं, मतलब एक पूरी लंबी लिस्ट अभी मेरे नोट्स में थी। तो उसमें एक बड़ा अच्छा ये किया है हमारे मित्र भगवान दास मोरवाल जी हैं, उपन्यासकार, जो कि नू इलाके से आते हैं, मेवात से। तो उन्होंने एक उपन्यास लिखा है, एक निराशी गायिका के बारे में, जिसने कि करीब कितने 11 स्कूल और कॉलेज जो है वो स्थापित करने में उसने मदद की। उसका नाम क्या है उपन्यास का? बांसुरी या ऐसा, तुरंत मैं भूल रहा हूँ। तो वो असल में ये जीवनी है, एक वो रागिनी गाने वाली महिला की। तो ये जो सिस्टम है, ये बिहार, यूपी और इतने व्यवस्थित ढंग से वहां भी नहीं हिमाचल में भी नहीं मिला, क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूशन है। चंबोला का मतलब कोई मजाक नहीं है। वो आपको जेब से वो पैसे निकालने हैं। तो जो कि बिहार में एक समस्या होती है, ये आर्टिस्ट का काम चलेगा कैसे? संगीत का शौक तो है, तो ये एक और एक बहुत ही मतलब दिस इज अ वेरी पोइग्नेंट स्टोरी। एक स्टूडियो ओनर, रोहतक यूनिवर्सिटी में वो ऑफिशियल भी हैं, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा, चूंकि आप वहीं से हैं। तो उनके घर में आपको शायद पता होगा कि रागिनी में बैंजो जो बाजा है उसको सेंट्रल मानते हैं। मतलब रागिनी होगी तो बैंजो बजेगा। और ये दिस इज ट्रेडिशनल। आपकी रागिनी में तो बैंजो है ही नहीं, गिटार लेके आप रागिनी कर रहे हैं, ये कोई तरीका हुआ? पियानो लेके रागिनी कर रहे हैं। उन्होंने पर्दाफाश किया इस बैंजो की कहानी का। उन्होंने ठीक ठीक साल बताया, 1945 में बैंजो हरियाणा में आया। कैसे आया वो और भी इंटरेस्टिंग। इन शख्स की माँ जो थी वो बचपन से संगीत परिवार में था ये, और ये कास्ट के थे कुम्हार। तो बता रहे थे वो कि माँ को भी वो गाने बजाने में शौक था, और माँ को बैंजो बजाना इतनी अच्छी तरह आ गया कि आसपास के इलाके में उनको लोग बोलने लगे बैंजो देवी। अच्छा। जब 15-16 साल की हुई। और इनका रिएक्शन जो है, इनका पर्सपेक्टिव और भी इंटरेस्टिंग। पहले तो बहुत सेंटिमेंटल हो गया, अपनी माँ के बारे में और अपने पिताजी के बारे में पूरी कहानी बताई कि कैसे उनके पिताजी यहाँ कश्मीरी गेट पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की दुकान है, आज भी है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। वहां से बैंजो ले गए, उसमें कुछ थोड़े सारे चेंजेस किए। जो संगीत समझते हैं इतना ज्यादा वो, मैं तो उतना जानता नहीं हूँ। कुछ वो मॉडिफिकेशंस किए और उसके लायक, रागनी के लायक उसको बनाया। और ये कोस रहे थे कि पता नहीं ये कहाँ से ये रागनी का दुश्मन जो है ये हरियाणवी में घुस गया, आज इसको निकाल नहीं सकते। जबकि जो 25 साल 30 साल के लोग थे, उनके लिए अरे रागनी है तो बैंजो तो होना ही है। तो इस तरह से जो ट्रेडिशन है उसकी परतें जब उखड़ने लगती है ना, तो ठीक है। एक और तो लगता है कि हाँ कहीं बिल्कुल एकदम घर में लटके हुए हैं, लेकिन दूसरी ओर एक दूसरा पक्ष भी है जहाँ की आपको ठोस डिस्क्रिप्शन मिलेंगे। यहाँ भाई परंपरा से मेरा मतलब ये है, ऑलमोस्ट लाइक प्री कंडीशंस। If this has been followed, then this is tradition. So, which is, I think, more interesting than idle philosophizing around this misty area called tradition, which can't be defined at all.
it's not very misty when if you practice the right art of conversation in your photography. अब तीसरा वाक्य समय ज्यादा नहीं हो रहा है। तीसरा वाक्य फिर मैं आपको अब श्रुतियन शौक यानी कि छलांग लगाकर हिमाचल पहुंचते हैं हम लोग। वहां दो चीजें, एक तो वन फर्स्ट थिंग इज ऑलमोस्ट कंसेप्चुअल। हिमाचल में एक विधा है जो कि इट इज द प्रिसाइडिंग फॉर्म। जैसे हरियाणा में सांग रागनी दोनों मिलाकर, यानी गायन और आख्यान, स्टोरी टेलिंग। और स्टोरी टेलिंग दोनों टाइप की हो सकती है। एक 11 दिन में आप आधी महाभारत भी खत्म कर सकते हैं, और 11 दिन में पता चला कि कीचक का वध हो ही नहीं रहा है, लोग इंतजार कर रहे हैं, वो भी हो सकता है। तो इट्स अ काइंड ऑफ यू मैग्निफाई सर्टेन थिंग्स बट यू मे नॉट इफ यू डोंट वांट टू। तो नाटी वस्तुतः जो है इसमें हरियाणा से भी थोड़ा आप कंपेयर कर सकते हैं कि नाटी जो है उसके गाने से कोई लेना देना था ही नहीं, अगर पारंपरिक नाटी की बात हो। जबकि आज बगैर गाने के नाटी होती ही नहीं है। नाटी was a purely rhythmic kind of form, and that too performed through instruments which we are not very familiar with. क्योंकि अब उसको आप ढोल कहेंगे, लेकिन वो ढोल अलग टाइप का है, फिर तुरही है वो अलग है, शहनाई है वो अलग है। अब जो म्यूजिकोलॉजी करते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो बता पाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ वो टेक्नोलॉजी वगैरह भी आ जाती है, लोकल असर। तो सबसे पहले तो ये कि अब क्या है कि रिदम तो है नाटी में, डांस तो है, लेकिन जो मूल नाटी थी उसमें डिस्को डांस के लिए कोई जगह नहीं थी। वो बहुत it was some kind of a gentle swaying that went with the instrumental performance, which is not the way Nati is today. अगर आप देखेंगे कहीं YouTube वगैरह पे, तो you will feel like comparing it to disco bhangra or Bhojpuri dance hybrid और हरियाणवी डांस हाइब्रिड। मतलब हर चीज जो है वो अब डांस की ओर बढ़ रही है, जो कि मतलब सारी विधाओं में सबसे ज्यादा अमूर्त जो है। इवन म्यूजिक हैज सम काइंड ऑफ अ बॉडी। कोई जोर से बजाता है तो कान पे चोट लगती है, लेकिन सिर्फ हाव भाव डांस। और दूसरा ये कि here again the people who have musical expertise will be able to see what I mean. ये अभी भी मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाया हूँ। इसको बोलते हैं हाफ बीट। तो पंजाबी भंगड़ा जो है वो तो आप कोई बिहार का हो, हरियाणा का हो, कहीं का हो, आप आराम से आप ये कर लो, और 5 मिनट के अंदर उसके सारे वो मूवमेंट्स वगैरह भी अगर थोड़ा बहुत कर लेते हैं डांस। अब मिस्टर बीन होंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मैं उनमें से हूँ। लेकिन ये जो नाटी जो है, इसमें इट्स नॉट एनफ टू जॉइन देम। इट विल टेक यू अ लॉन्ग टाइम बिफोर यू गेट दैट हाफ बीट। लेकिन मैंने देखा है मेरे साथियों में ही एक दो जो हैं वो 5 मिनट के अंदर पढ़ गए। तो दैट टैलेंट फॉर द हाफ बीट, उनके सारे गाने भी, उनका डांस भी हाफ बीट पे ही चलता है। और हाफ बीट की कहानी मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। यानी कि जो हाफ बीट एग्जैक्टली होता क्या है, ये भी समझाना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि खुद मेरे लिए समझना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इसके लिए वो डेमो के जरिए ही मैं समझ पाया। भाषा के जरिए बताना कई म्यूजिकल चीजें लगभग असंभव। तो आपने देखा ही होगा म्यूजिक रिव्यूज वगैरह में किस तरह की, हाँ, जैसे किसी ने बहुत प्रशंसा में कहा किसी के बारे में, ये तो हवा में गांठ बांध देते। अब लीजिए, समझिए इसको। तो मैं एक
हिमाचल में जैसे हरियाणा में मिरासी जो है मोरलेस सांग रागनी के मोनोपोली है उनकी, लेकिन कुछ और भी लोग आने लगे हैं क्योंकि वो उसको थोड़ा, जैसे मुझे तो एक वो मिल गए, जाट भी मिल गए जो कि घर से निकाल दिया था पिता ने उनके संगीत की वजह से। अब तो वो बड़े ऑफिसर हो गए हैं कल्चर डिपार्टमेंट हरियाणा में, काफी बड़े बॉस। लेकिन तब एक सिर्फ एक गायक थे तो वो उन्होंने अपनी जीवनी बताई। हिमाचल में मिरासी नहीं, अ, एक कास्ट है, उनको बोलते हैं तूरी, या उनको ये भी बोलते हैं मंगलमुखी। तो इनका जो गांव है वहां पे मैं गया, एक पूरा दिन बिताया मैंने, और उन्होंने से बात की। पूरा परिवार ही, मतलब 6-7 की उम्र से ही कोई ढोल पे लगा हुआ था, कोई किसी चीज पे लगा हुआ था। बच्चे जो हैं, बाकी लोग जो हैं वो तरह तरह के डिपार्टमेंट्स में उनकी जॉब थी। और कुछ की जॉब जो थी वो पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में, पब्लिक रिलेशंस में, इस तरह के, या सांस्कृतिक जो ये डिपार्टमेंट होता है सरकार का, उसमें थे। तो जो हमारे मित्र थे, जान परिचित थे, वो हिमाचल यूनिवर्सिटी में क्लासिकल तबला सिखाते और पीएचडी। तो ये एक बड़ा रेंज हो गया। मैं जा रहा हूँ तूरी, उस तूरी के गांव में जो कि पीएचडी कर चुका है म्यूजिक में हिमाचल यूनिवर्सिटी से, वहां पढ़ा रहा है। और वहां पे जो है, वहां जो बाकी परिवार है उनके साथ जुड़ा हुआ है एक मंदिर, काफी बड़ा मंदिर। तो जुलाई के महीने में वहां पे मेला लगता है 8 दिनों का। उसमें वो महाभारत के युद्ध की कथा जो है वो एनेक्ट करते। अच्छा, कैसे करते हैं? उनके घर के बगल में ही है मंदिर एक, जहाँ पे ये परफॉर्मेंस होती है। और ऊपर पहाड़ पर, काफी ऊंचाई पे, 11,000 फुट की ऊंचाई है, बाड़ी धार नाम की चोटी है, उस पर ये मंदिर है, वहां पे पूजा वगैरह। तो ये 8 दिन जो है उस गांव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन 8 दिनों में ये जो है मतलब मंगलमुखी जो है, उस शब्द का अर्थ समझ लीजिए। जबकि जाति से उनको छोटा माना जाता है, लेकिन उनके बगैर ये पूजा हो ही नहीं सकती। गांव का जो सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है, सालाना फंक्शन, वो आयोजन, वो उनके बगैर नहीं हो सकता। अच्छा, उसमें क्या है कि उसमें, और ये सबसे, मैं रिदम की बात मैं कर रहा था, उसमें जो स्थानीय ऑडियंस है या कुछ दूर से भी जो ऑडियंस आती है, वो कैरेक्टर्स को कैसे पहचानती है, क्योंकि ज्यादा बोलना बोलना कुछ नहीं होता। जैसे अर्जुन का एक खास रिदम, रिदमिक पैटर्न होगा, युधिष्ठिर का एक खास रिदमिक पैटर्न। आप बाहरी आदमी, आप जाएंगे तो आपको बार बार पूछना पड़ेगा अभी चल क्या रहा है, क्योंकि आपको एक ही चीज सुनाई पड़ेगी, डुक 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 बज रहा है। हर बात पे ये लोग डुक 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 करते हैं, क्या बात है। लेकिन जो स्थानीय श्रोता है, उसको पूरा एक्शन समझ में आ रहा है कि अब उसने उस पर तीर मारा है, और वो उसकी उसका वापस ये कर। तो हाँ, तो दी relative opaqueness of local cultural conventions। और ये जो है, ये मेरी भी हिम्मत नहीं हुई कि इस खुर्दबीन में मैं ज्यादा टिकूं और पता करूं, क्योंकि म्यूजिकली आई एम नॉट वेरी एजुकेटेड। तो इन लोगों का जो मैंने देखा, और इकोनॉमी के हिसाब से देखिए, तो मैं एक दूसरे गांव लगातार जाता रहा था, और शिमला इंस्टीट्यूट से भी मेरे साथ और भी लोग आते जाते थे। वहां पे क्या था कि वहां उस गांव में ब्राह्मण थे, राजपूत थे, और तूरी भी थे परफॉर्मर्स। मैंने देखा कि ये तूरियों के इलाके में, शिमला के आसपास आपको सपाट मैदान कम देखने को, क्योंकि वैसी जमीन कम ही मिलती है। तो मैंने देखा कि तूरियों का जो हिस्सा है गांव का, उसमें लंबे लंबे खेत हैं। और जो राजपूतों और ब्राह्मणों का है, वहां पे सकरी खेत है, जंगल है। तो मैंने एक सवाल पूछ दिया, उस पे बिल्कुल आग भड़क गई। जो राजपूत और ब्राह्मण है वो कहने लगे कि ये जो है तूरी, सारा खेत इन लोगों ने रख लिया है,
ये राजा के चापलूस होते थे, राजा का गुणगान करते थे, राजा की पालकी ढोते थे, मंदिर पे भी इनका अधिकार है, और ऊपर से खेती इनकी सारी है। और हमें जो है वो शहर में जाना पड़ता है नौकरी ढूंढने। और सच में मैंने देखा कि वो ग्रीन हाउस वगैरह बना के अच्छी खासी खेती कर ली थी। लेकिन तब जो टूरी मित्र मेरे थे हिमाचल यूनिवर्सिटी के, उन्होंने बताया कि नहीं, शिक्षा के मामले में हम लोग पीछे पड़ गए। तो उसमें जो है वो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं अपने कास्ट के लिए। बहुत छोटी कम्युनिटी है, और मतलब इतनी छोटी कि शादी वादी करने के लिए ना बहुत खोजबीन करनी पड़ती है इनको, दूर दूर पता करना पड़ता है। तो अब मोटा मोटी मैं लगभग अंत तक पहुंच रहा हूँ। और जो आखिरी चीज़ है मैंने नोट किया है वो वही झारखंड से ही। अभी तो काम शुरू भी नहीं हुआ है, अब पता नहीं कब फंडिंग मिलेगी, कब काम शुरू होगा। लेकिन इसका ये है कि मैंने स्टूडियो में जाके करीब 3-4 घंटे बिताए और लोगों से सवाल वगैरह पूछे। और भाषाई स्टेटस क्या है, स्थिति क्या है इन दी realm ऑफ क्रिएशन एंड मोस्टली म्यूजिक वीडियोस। क्योंकि लेखन में तो कम ही ऐसी भाषाएं उतरी हैं। अब जैसे मैं हरियाणवी पे जब काम कर रहा था तो उस समय हरियाणवी का वेद व्यास पैदा हुआ, यानी कि यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय थे, उन्होंने पहला उपन्यास लिखा। करीब मेरे जाने से 3-4 दिन पहले वो उसका विमोचन हुआ था। तो हरियाणवी का ये हाल है। भोजपुरी का ये है कि कई पत्रिकाएं निकलती रही हैं सालों साल से, काफी पहले से 1930s 20s से ही। लेकिन फिर क्या है कि अब उनकी संख्या कम हो गई, और ये डिजिटल एक्टिविटी जो है वो उनकी बढ़ गई है। तब लग रहा है कि अब किताब की जरूरत क्या है, इतने पैसे जो है वो खर्च करना। तो कुछ वो पत्रिकाएं जो हैं, जैसे बॉम्बे से एक पत्रिका निकलती थी 2010 में कम से कम, भोजपुरिया संसार शायद नाम था उसका, वो पूरी डिजिटल थी। कुछ वो प्रिंट्स उसके निकालते थे, वो आपस में बांटने के लिए, पब्लिसिटी के लिए। वैसे भी वो मैगजीन ही पब्लिसिटी की थी, भोजपुरी फिल्म वालों ने निकाली थी वो। और यहाँ पे शायद दिक्कत ये है झारखंड में कि अच्छा, मैथिल की परिस्थिति बिल्कुल अलग है। विद्यापति से लेके आज तक अच्छी अच्छी पत्रिकाएं निकली हैं और निकलती रही हैं, आज भी निकलती हैं। तो हर भाषा की जो परिस्थिति है, या उसको कहिए कि वो इंट्रा लैंग्वेज परिस्थिति जो है, वो अपने आप में कहीं ऐसा मान के चला जा सकता है कम से कम शुरू में कि देयर हैज टू बी समथिंग यूनिक अबाउट दिस प्रेडिकमेंट। अब जैसे आप स्पीति म्यूजिक क्यों नहीं है, आप ये सवाल पूछेंगे। नहीं, जब आप स्पीति जाएंगे आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा। बस के अंदर बैठे, गाड़ी के अंदर बैठे ही बैठे आपको मिल जाएगा। जब आपको एक गांव मिलेगा 40 किलोमीटर बाद, तो आप देखेंगे कि कितनी छोटी जनसंख्या है, कितना ज्यादा फैलाव है। यहाँ तो लोग ही नहीं है, इंडस्ट्री क्या होगी। लेकिन फिर भी अब धीरे धीरे कुछ कुछ शुरू हो गया। तो आखिरी पॉइंट वही मैं कहूँगा कि एक ये डेमोग्राफी और जियोग्राफी जो है, अब जैसे मगही पे ही काम होगा, तो किस तरह से मगही अब माइग्रेशन के जंजाल में किस तरह से फैली हुई है। क्योंकि देखिए अब ये उपन्यास जो था द वाइट टाइगर, इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है वो गया का है, वो आरा का या छपरा का नहीं है। तो जाहिर है कि कहीं से ये जो माइग्रेशन का जो सूत्र है। दूसरा ये कि मगही और भोजपुरी जो है वो करीबी भाषा है, जैसे अंगिका वज्जिका और मैथिल हैं, वैसे ही इन दोनों में। और अक्सर मैंने सुना है ट्रेन में और वैसे भी कि भोजपुरी वाला भोजपुरी बोल रहा है, मगही वाला मगही बोल रहा है, दोनों में बातचीत हो रही है फर्स्ट से। तो यहाँ पे लगता है कि जैसे छलांग जो है, द ब्रीच इज बीइंग फिल्ड अप,
एक तरह से। तो which is why in some of my articles I use the word mapping. So I took the word literally कि कुछ तो ठीक है, ऐसा कोई पक्का वो नक्शा नहीं है, भूगोल नहीं है, लेकिन कुछ तो आदमी के दिमाग में होना चाहिए। जैसे ये जो तरबूज बेचने वाला मुझको मिल गया सोनपुर के आसपास, उसके दिमाग में तो नक्शा है, मेरे दिमाग में क्यों नहीं? मैं तो पढ़ा लिखा हूँ। वो एक लाइन मुझसे बोल रहा है इसमें वजिका में, एक लाइन बोल रहा है भोजपुरी में। तो दैट देन द अदर थिंग इज द डेमोग्राफिक, कि कितने लोग हैं, कहाँ हैं, क्या उनका फैलाव है माइग्रेशन के जरिए शहरों की तरफ या अन्य ठिकानों की तरफ। जैसा आप जानते हैं, अब मैं अपने ही गांव का ले लूं, तो मेरे गांव से लद्दाख से लेकर के पूर्वी चंपारण में गांव है मेरा, वहीं से आ ही रहा हूँ बल्कि दिल्ली में। तो लद्दाख से लेकर के और केरल तक। अब जब मुझे केरल में ये होजेरी की फैक्ट्री में काम करने वाला लड़का मिल गया, चमार कास्ट का, तो मैंने पूछा कि भाई तुम्हारा काम कैसे चलता है वहां पे, भाषा है इस भाषा सीखने की जरूरत ही नहीं। हमारा जो ये है लीडर, जो है ग्रुप का लीडर, वो अपना काम करता है, वो समझता है। मतलब अच्छा, उसका काम जो है वो हिंदी में चल जाता है, वो बता रहा था कि ऐसा मतलब ये नहीं है। लेकिन वही है कि अब आप ये भी स्टोरी पढ़ेंगे कि शायद पिछले साल की स्टोरी है, एक केरल की स्कूल की परीक्षा में एक बिहारी लड़की ने टॉप किया था ना। तो ये डेमोग्राफ तो स्केल, इसकी बात मैं बार बार उठाता रहा हूँ। एक वक्त मैंने एक प्रेजेंटेशन इसी पे दिया ही था कि एक तो पॉलिटिकल पावर है भाषा की, और हिंदी के साथ भी कितने बदलाव हुए हैं। आज अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है और हिंदी नहीं बोल सकते हैं आप, तो कैसे काम चलेगा? 20 साल पहले हो सकता है कि चल जाता। तो ये, और दूसरा एक पावर है कि संख्या कितनी है। अब जैसे हिमाचल की जनसंख्या करीब 80 लाख है शायद, और भाषाएं हैं करीब 30, मतलब जो गिनी जा सकती। जीएन देवी जी के अनुसार 25 है, लेकिन मैंने पाया कि 4-5 और भी हैं। तो जब मुझे 4-5 और मिल रही हैं, तो अगर आप चारों ओर हिमाचल में घूमने लगे, मुझे शिमला बैठे बैठे 4-5 और का पता चल गया। तो आपको और भी पता चलेंगे, जैसे कि लाहौल के अंदर भी कुछ वो अलग अलग भाषाएं वगैरह हैं। तो उससे भी लैंग्वेज की पहुंच, पावर और आगे की संभावना है। तो आगे की जो संभावना है उससे संबद्ध एक बस बड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी सूचना है, जिसको मैंने रवि जी के साथ शेयर भी किया था, और शायद आप भी सोच रहे होंगे कि किस लिए ये लिंक भेजा है मैंने। लेकिन एक न्यूज़ रिपोर्ट मैंने देखी करीब 10 दिन पहले। तो इसमें ये न्यूज़ रिपोर्ट बोलता है संक्षेप में ही, इंजीनियरिंग इन लोकल लैंग्वेज क्वेश्चन मार्क, स्लो स्टार्ट बट अपटेक इन स्टूडेंट्स इन यूपी, तमिलनाडु, आंध्रा। देखिए, अब ये केवल बिहार और हिंदी भाषी क्षेत्र के बारे में नहीं है। विद द ब्लर्ब, ये न्यूज स्टोरी में इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी है, डेटा फ्रॉम द ऑल इंडिया Council for Technical Education, AICTE, shows that enrollment in these courses, in these Tamil, Hindi, Telugu courses, has improved overall from 80% seat vacancy in 2021 to 22 academic year to 53% in 2022 to 23. अब ये बिल्कुल मैं टैंजेंट पे जा रहा हूँ, मुझे पता है, क्योंकि इसमें संस्कृति से कोई ऐसा सीधा मतलब नहीं है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से हिंदी, जब आदमी ये सवाल पूछेगा कि विदय भोजपुरी, कहाँ जा रही है भोजपुरी, कहाँ जा रही है हरियाणवी,
So I like to give an absurd answer. Try to think of a day when physics would be taught in Bhojpuri, chemistry would be taught in Haryanvi. Can you see that day? No, it's very far. But that day in the case of Hindi is already on the doorstep, as you can see. And clearly relating to our earlier work, Ravikant ji, and I was also involved in it. This Hindi can't be Hindi. It's clearly English. But it's a kind of English that I don't think we really dealt with in that fulsome way. This will be technical. अंग्रेजी के अंदर जो है पिरोई हुई वो भाषा। तो आज मैं एक फिल्म देख रहा था सवेरे, क्योंकि किसी ने काफी रिकमेंड किया, जिसमें लापता, हाँ लापता, तो उसमें जो हीरो है वो हीरोइन से बोलता है कि मैं अंग्रेजी बोल के तुमको दिखाऊं, और वो एक्चुअली इंग्लिश। उसके बाद वो बोलता है कि लेकिन मुझको प्योर ही इंग्लिश भी आता है। तो पूछती है कि बोलूं? कहता है हाँ बोलो। कहता है कि आई लव यू। तो यही लापता लेडीज टाइटल में हाँ, तो यही है। ओके, थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मजेदार चीजें, जैसे कि हम लोग को उम्मीद भी थी। बड़े बड़े आराम से आपने बहुत गहरी गंभीर चीजों को समझा दिया। हमें लगा भी नहीं कि इतनी गहरी गंभीर बातें आप कह रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अगर कोई सवाल कहाँ अयोध्या, अगर कोई सवाल ऑनलाइन आता है तो उसको भी हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। मैं हाँ ऑनलाइन चल रहा है, शायद लोग जो हों, शायद नहीं हो, मुझे नहीं पता है। आप हिमाचल से ही बात शुरू करते हैं, तो आप इस किताब में भी बताते हैं कि कई जबानें ऐसी हैं जिसके नाम नहीं है। और मैं यही नोट कर रहा था कि लोग कहते हैं कि पहाड़ी भाषा लोग कहते हैं, आप उनसे पूछे तो ये कौन सी जबान है, लोग कहेंगे पहाड़ी है। वो लगभग उसी तरह की स्थिति है कि बिहार में बिहार को कहते हैं लोग, बिहार का कोई आदमी उसको बिहारी नहीं कहता है। सो ग्रियर्सन और तमाम लोग भले बिहारी कहते हैं, लेकिन बिहार का कोई आदमी बिहारी नहीं कहता है। लेकिन वहां पहाड़ी कहते हैं बहुत सारे लोग। ये दिलचस्प है। और उसके नए नाम है, स्थानीय नाम है, जो रणजीत गुहा कहते हैं ना कि एक टेरिटोरियलिटी होती है जबान की। तो उस तरह से वहाँ भी है ही। और उसका एक डेमोग्राफी से संबंध है, वैसे ही जैसे कि मीडिया इकोलॉजी से म्यूजिक का संबंध है, म्यूजिक इंडस्ट्री का संबंध है। और मीडिया का मतलब प्रिंट से लेकर आज तक। तो ये तमाम जो परंपरा रही है प्रिंट में रिकॉर्ड करने की, देवेंद्र सत्यार्थी, उससे पहले आपके ग्राम्य गीत वाले राम नरेश त्रिपाठी, ये तमाम लोगों ने किस तरह से रिकॉर्ड किया और क्यों कमिट किया उसको प्रिंट में, और उस प्रिंट में उनको किस हद तक जाना पड़ा है और किस हद तक जा पाए जो कि फेथफुली उसको लिख पाए, है ना। क्या इनोवेशंस किए गए प्रिंट में, जिससे कि ओरल को और परफॉर्मेटिव को, है ना, मौखिक और तमाशाई चीज जो है उसको आप रिकॉर्ड कर सकें, शब्दों में बयान कर सकें, जो कि सिर्फ गीत नहीं लगे बल्कि कैसा गीत है। जैसे आप कह रहे थे ना कि अगर तबला बजेगा या नाच हो है तो इतना ही होगा, है ना, उस ताल में चलेगा। इतना आधा ही नाचना है, जैसे हिमाचल वाले सेंस वाले नाच के बारे में करता है ना। इस तो ये खासियत है, उसको उसके व्याकरण को पढ़े जाने की जरूरत है और गहराई से। मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने पढ़ा ही होगा, लेकिन और भी काम करने की जरूरत है, और आपका ये काम बहुत हम लोग के काम आएगा। एक और बात मुझे स्ट्राइक जो कर रही है, और उसका सिनेमा से भी, चूंकि वो भी एक संबंध है, कीचक वध वाला जो प्रसंग है। तो जाहिर है जब जब भी आप हिमालय में जाते हैं और हिमाचल में जाते हैं तो महाभारत, बल्कि हरियाणा में भी महाभारत आपको कदम कदम पर
दिखाई पड़ेगा, उसकी कहानियां दिखाई पड़ेंगी। तो कीचक वध फिल्म सैरंध्री बनी थी, 1930s में ही बनी थी और बड़ी मशहूर रही थी। तो अभी भी एक सोर्स है, ये जो जिसको हम क्लासिकल मान करके बैठे हुए हैं कि शास्त्र है, संस्कृत का शास्त्र है, और उसका लोक में क्या फ्लो हुआ है, किस रूप में वो आकार लेता है, वो कितना दिलचस्प है। मुझे नहीं लगता है कि ये बताने की भी जरूरत है शब्दों में कि वो तीर चला, अर्जुन ने चलाया और कोई घायल हो गया। वो तो लोग जानते हैं कि अर्जुन ही तीर चलाता है और सामने वाला ही को ही घायल होना है। मैं ये जानना चाहता हूँ। तो जिसको आप, जिस गुत्थी को हमारे सामने पेश कर रहे थे, कि क्या उसको शब्द की भी जरूरत है, आ, या सिर्फ रिदम से काम चल जाता है, उसी से एक्शन एक्शन की छवि बन जाती है, सो टू स्पीक। और चमोला वाला उदाहरण तो बहुत कमाल का उदाहरण है। ये भी दिलचस्प है, अगर आप सर्च करें सूफी गानों को सर्च करें। और मैं यहाँ पे फिर से जोड़ना चाहता हूँ हिंदू और मुसलमान तथा कथित अलग अलग संस्कृतियों को। क्या किसको आप लोक कहेंगे या नहीं कहेंगे? जैसे सूफी खानकाहों पे आप जाते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, जैसे ये सब गाना, तुम जुग जुग जियो महाराज जी हम तोरी नगरिया में आए, ये फिल्मी गीत है, लेकिन वो वहां पे गाया जाता है खानकाहों पे अभी भी। और अगर आप देखें गाने वालों को, तो जैसे आपको चंदा दिया जा रहा था, चमोला दिया जा रहा था, वैसे उनको लोग आते हैं और दे करके जाते हैं, हर परफॉर्मेंस पर दे के जाते हैं। और एक चीज बताना भूल गए, ये चमोला जो है आ, उसका अनाउंसमेंट होता है, कीचक वध रुक जाता है, रत्नाकर त्रिपाठी 10 रुपया, अच्छा रविकांत 50,000 रुपये, 10 रुपये से लेके और 20,000 रुपये का तो मैंने सुना, सॉरी। हाँ, तो हमारे यहाँ जब नाटक होते थे इसी तरह के पौराणिक नाटक, तो उसमें बीच बीच में वैसे ही नाच होता था, मुजरा होता था, बाई जी का नाच होता था, जो कि गया से आ सकती थी, मुजफ्फरपुर से आ सकती थी, बाढ़ से आ सकती थी, बनारस से आ सकती थी। और वो इसी तरह से शुक्रिया अदा करती थी, बाकायदा संगीतमय ढंग से, है ना, नाम लेकर के नाम हो जाता था ना भाई, वो पूरे गांव में फैल गया कि उसने इतना दिया, उसकी इज्जत बढ़ गई। तो पैसे की तो ये मैं जो कह रहा था कि वो जो है परंपरा अभी भी कायम है और सब जगह है, काफी वाइड स्प्रेड चीज है कि कम्युनिटी एक तरह से डायरेक्टली सपोर्ट कर रही है परफॉर्मेंसेस को। और उसके उससे भी जो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी और इकोलॉजी पैदा होता है, कैसे उसका वेरिएशन फिर होता होगा परफॉर्मेंस का। अगर एक खास गांव में एक खास जाति की प्रधानता है या वो पैसे वाले हैं, तो जाहिर है परफॉर्मेंस का एक स्ट्रक्चर भी मेरे ख्याल से बदलेगा वहां पर जाकर के। पता नहीं, ये सब स्पेकुलेशन की चीजें हैं। जैसे जैसे हम लोग और प्रोजेक्ट में आगे बढ़ेंगे, ये सब और सवाल पैदा होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत मजेदार। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? श्वेता, किसी से पूछिए तो वो रिकॉर्ड हो। अयो ये देखो सचिन, ऊपर कोई कोई हैं भी ऑनलाइन लोग? सवाल कर लीजिए ना, ये वाला। हो गया। सर मेरा नाम श्वेता है। मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, आप हरियाणवी सोसाइटी में गए, आपने लोगों से इंटरेक्ट किया। जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं नाना के साथ जाती थी रांगड़ी और सांग देखने के लिए। मुझे याद है वहाँ पे जो मर्द होते थे सांग में, वो औरतों के कपड़े पहन के डांस करते थे। वो जो जेस्चर्स होते हैं उन लोगों के, मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो आर्ट की फॉर्म में आता है, लोग एंटरटेन होते हैं। लेकिन वही जेस्चर जब एक वुमन परफॉर्मर करती है तो वो सडक्शन की कैटेगरी में जाता है। तो आपकी इस पे क्या राय है, या आपने इंटरेक्शन के दौरान कुछ ऐसा पाया जब लोग कहते हैं कि बहुत कुछ बदल गया है? क्या इस बदलाव के की चिंता में क्या वो औरतों के मुद्दों पर भी बात करते हैं, वुमेन परफॉर्मर्स पर बात करते हैं? ये मेरा सवाल है। ये निराश्रित परिवार में तो
जा रही है आवाज? हाँ, मिरासी परिवार में तो मैंने पूछा कि वो आपकी औरतें जो हैं वो भी तो करती होंगी गाना बजाना, और यही सवाल मैंने यहाँ भी हिमाचल में भी पूछा तूरी लोगों के यहाँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ वो गाती हैं सब, और कई तो बहुत बढ़िया गाती हैं और बजाती हैं बाजे वगैरह, लेकिन हम बाहर इनको नहीं भेजते। और मिरासी परिवारों में कहा कि ये जाती हैं आस पड़ोस में, अगर कुछ वो ऐसा फंक्शन हुआ तो वहाँ गाती हैं, लेकिन बाजे वगैरह जो है वो नहीं बजाती हैं। और जहाँ तक वो लड़के जो हैं वो लड़कियों की पोशाक में आते हैं, वो तो खैर बहुत पुरानी चीज़ है, वो तो मतलब आज की बात है नहीं, वो तो पांचवें वेद से ही चलता आ रहा है मेरे ख्याल में। नहीं, क्यों गलत हूँ? और लेकिन आज हम ऐसे ही बैठ के चाय पी रहे थे तो तुलना कर रहे थे बिहार के जो लौंडे होते हैं, उनको लौंडा कहा जाता है। तो लौंडा एक तरह से हल्की फुल्की गाली भी है वैसे, लेकिन मैं उस लौंडा परंपरा की बात कर रहा हूँ। लेकिन बिहार में लौंडा गाली है, लेकिन मेरे ख्याल में हरियाणा वगैरह में नहीं है मुंबई में भी नहीं है। लड़के को। हाँ, यूपी में भी नहीं। तो वो बड़ा वो बिहार में आपको दिखेंगे लौंडे, बहुत वो अजीब उनके अंदाज होंगे, बहुत फेमिनाइन नखरे होंगे। और हरियाणा में जो मुझे लौंडा मिला, मैं बता रहा था रविकांत जी से, एकदम मुस्टंडा पहलवान जैसा, सलवार कुर्ता पहन के खूब रूज लिपस्टिक वगैरह लगा के यूं बैठा हुआ था ठाट से अपने पिता के सामने। और पिता ने कहा कि ये जा रहा है उधर ना वो डांस करने, और चौकी तोड़ डांस। चौकी तो वहां लड़के ने बताया है ये भी। और कोई मतलब झिझक नहीं, कोई शर्म नहीं, वो पोशाक के बावजूद, मतलब हम आपको अगर वैसी पोशाक में कहीं पे बिठा दिया जाए तो पता चला कि वो चेहरा छुपा के बैठ जाएंगे हम लोग। तो कुछ भी चक्कर नहीं, फिर वहां से आएगा वो अपनी जीन्स टी शर्ट पहन के, और बाकी किसी लड़के। ऐसा बिहार में नहीं। एक तरह का, अब ये तो बहुत मतलब ये एक तरह से बहुत हाइपर डिटेल्ड स्टडी हो जाएगा, जिसकी आवश्यकता है, because they go through a transformation of personality and character. I have seen it any number of times, dozens of times. क्योंकि ये बिहार के जो ये लड़के होते हैं, they are regularly either molested or pursued by males. I have seen that too, the dark side of the story. और मतलब if I'm allowed to joke about something like this, अब हरियाणा के लौंडे के साथ इस तरह का मजाक और छेड़खानी करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। I hope I managed to throw a sliver of light at least around your question. Oh, I didn't get it. नहीं, इनसाइट्स तब मिलते जब महिला परफॉर्मेंस सामने होती ना। ऐसा वो तो कभी सामने परफॉर्मेंस के तौर पे आई नहीं। और दूसरा ये है कि मेरे साथ कोई फीमेल रिसर्च असिस्टेंट नहीं था। तो एक तो ऐसे समाज में प्रवेश पाना मुश्किल है, फिर आप अगर कहिए कि नहीं मैं आपकी वाइफ से भी बात करूंगा, तब तो फिर गांव से बाहर खदेड़ दिया जाएगा। इट्स वेरी सिंपली दैट। तो वैसे चलते चलते 2-3 बार हरियाणा में महिलाओं से डांट मैंने खाई, छोटी छोटी बात पे, किसी गांव का रास्ता खोज रहा हूँ या कुछ कर। तो दैट वाज देयर, बट हाँ, देयर इज समथिंग आई मस्ट टेल यू। दिस हैपेंड आफ्टर आई लेफ्ट हरियाणा। सांग रागनी कर रहा था मैं वहां पे, लेकिन मैंने पाया कि एक्चुअली द मोस्ट प्रेवलेंट फॉर्म, इट्स गुड दैट यू रिपीटेड योर क्वेश्चन, से किस तरह से आदमी भूलता है चीजें। एक है उसको फॉर्म कह सकते हैं, बट इट्स स्प्रेड ओवर द एंटायर सोसाइटी। इट्स कॉल्ड चाकरी बोलते हैं उसको, जागरी जागरी, इस तरह से कुछ हो उसका उच्चारण है। ये महिलाएं जो हैं ये इम्प्रॉम्प्टू गाती। अब जैसे सास सता रही है, या हस्बैंड ने परेशान कर दिया, डांट दिया,
तो दे ब्रेक इनटू सॉन्ग्स इन ग्रुप्स। नचारी टाइप। इस पे एक डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है। अब ये है कि इंग्लिश में स्पेलिंग जो है थोड़ा सा देरी करके आप डालिएगा, जागरी, चागरी, चाकरी, इस तरह से करके आपको मिल जाएगा। और ये मुझे ताज्जुब होता है अगर आप किसी शोध विषय की खोज में है कि इस पे काम क्यों नहीं हुआ है, और इस पे काम, आई एम सॉरी, either you have to have 2 female research assistants or you have to be a female for very practical reasons, क्योंकि हरियाणा राजस्थान वगैरह में तो और भी मुश्किल है घर के अंदर प्रवेश पाना। तो और ये जो है ये मतलब इसके लिए कोई ओकेजन नहीं चाहिए। अब 3-4 महिलाएं अकेली हैं, खेत में हैं, घर में हैं, कहीं भी हैं, शुरू हो गई। तो in that sense it's probably more widespread than Ragini and Sang is how I would speculate, but this is yet to be found out। मतलब क्योंकि जिस विधा का कोई ओकेजन ही नहीं हो उसके लिए तो बहुत चांस है। हाँ, उसको कहते हैं सीटने, कहते हैं हमारे यहाँ। मतलब वो हो सकता है वेरिएशन हो, सीटने कहते हैं, सीटने। तो वो उसका कोई ओकेजन नहीं होता है। मतलब यू कैन इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है सीटने? सीटने मतलब मतलब शिकायत भी है, वो आउटबर्स्ट भी है, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, यू नो। मतलब आउटबर्स्ट भी है, you know, it's also talking amongst your friends, peers also, you know, don't have any such bitching भी कह सकते हैं उसको। मतलब it incorporate everything, वो सीटने का। ये इस तरह की कोई भी पैरेलल विधा ना ही मुझे हिमाचल में मिली, हो सकता है हो, मुझे नहीं मिली, ना ही बिहार में, बनारस में मिली। तो दिस सीम वेरी यूनिक टू मी, आई डोंट नो, इट हैजंट फाउंड। नचारी तो है, मतलब ऐसे ही गाने लगते हैं लोग, ऐसे नहीं। नहीं ये जो है ना, ये तो दिस इज प्योरली कॉन्टेक्चुअल। लेकिन उसमें उसका एक्सटेंशन भी है उसका, वो सिर्फ वहीं तक, विद्यापति तक सीमित नहीं है। See, if I'm singing in the bathroom, that's not an art form. But the moment 2-3 people get together, break into a song, it means it is a form. कोई और सुन रहा है, कोई और contribute कर रहा है। हाँ, नहीं कोई सुन भी नहीं रहा है। जैसे पानी लेने गए वहां गा लिया, बैठ के खेत का काम खत्म हो गया वहां आ गए, कुछ लेकर जानवरों को चरा के आ रहे हैं तो आ गए, घर पे तंग हो गए तो गा लिया, कोई मर गया तो मरने पे भी गा लिए, शादी हो रही है तो गा दिया। सब दिस कम्स अंडर दैट आर्ट फॉर्म कॉल्ड सीटने। हाँ, हाँ, पति ने पिटाई कर दी या पत्नी ने कुछ पिटाई कर दी तो वही सीटने, वो है। तो एक मतलब सवाल नहीं था मेरा, थोड़ा सा वही कमेंट था जो रविकांत जी की बात से एंडेड, कि उसका एक खासकर हरियाणा में तो बड़ा जाट वो सॉरी जाति का वो कास्ट का वो रहा है 60s-70s के बाद तो काफी ज्यादा। मतलब इनिशियली सिंगिंग आई थिंक मिरासीज तो मैंने पंजाब सुना नहीं, हरियाणा में ज्यादा, कि मिरासीज तो पंजाब की तरफ ज्यादा रहे। जैसे कि और वो दे आर ऑल्सो नॉट सिंगर्स, दे आर ऑल्सो, हाँ वो कीपर्स भी हैं आपके लाइफ के। कि जैसे किसी को कुछ पता नहीं है गांव देहात में ना, तो वो पंजाब में कहते हैं मिरासिया ने पूछ ले कि तुम किसकी, तुम्हारे परदादा कौन थे। सो वो इट्स नॉट ओनली सिंगिंग, तो वो एक बड़ी कहावत सी है, कहते हैं पंजाब में, कहते हैं मिरासिया ने पूछ ले। उनको तो पता ही होगा क्योंकि वो गाते गाते रिकॉर्ड कीपर भी हैं वो। हाँ हाँ हाँ, तो ये है हरियाणा में जाति का ये काफी वो हुआ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिंगर्स रागनी सांगी जो भी आप जो भी है, वो ज्यादातर either they were Dalits or coming from the backward caste. So for example, you have a distinction between from the time of Baje Bhagat, like he's a phenomenal हाँ हाँ हाँ, he's from my mother's village. So बाजे भगत से लेकर पंडित लक्ष्मी चंद और से मास्टर सतवीर, so you see the shift from Dalit to Dalit and backward caste moving to Satyavan Malik in 80s and 90s. He was the like phenomenal singer. मतलब मलिक जाट परिवार से आके, सरिता चौधरी 2000 के दशक में आके coming from the जाट family and becoming a singer. पंजाब में वो पहले हो गया था, but यहाँ it became a
but it came in the retaliation कि these people are taking over your like something where there is a capital, कि उस जिस स्पेस में कुछ कैपिटल है उसमें डोमिनेंट कास्ट के अलावा कोई कैसे जा सकता. सो आई रिमेम्बर कि बाजे भगत जब गाने गाने आते थे ना, ही वाज अ फिनोमेनन. सो व्हेनेवर यूज्ड टू कम एंड सिंग, तो पीछे से लोग ना गालियां देते थे कि अरे जा कूट तंबाकू जाटा के तेने गाने भर का सूर नहीं. मतलब जाके तंबाकू कूट जाटों के घर. मतलब द कास्ट यू बिलोंग टू, इट बिलोंग्स टू कि तुम तंबाकू कूट के हुक्का भरो. हाँ, कि जा कूट तंबाकू जाटा का तेने गाने भर का सूर नहीं. तुझे गाने भर का, तुझे सूर नहीं है गाने भर. So Lakshmi Chand became Dada Lakshmi Chand, जिसको nowadays. So Lakshmi Chand became that the epitome of Ragani or Sang, which is not true, which is very myopic, which is very new phenomena, 40-50 years. So वो बड़ा वो retaliation में आया. So now what you will see is in two way, which also happened in Madhya Pradesh. कि most of the big singers came from primary school teachers. मध्य प्रदेश में भी वो प्रहलाद टिप्पणियां और ऑल दोस, मतलब जिस भी परंपरा से आए वो ज्यादा या तो मास्टर रहे कहीं ना कहीं, या टीचर, या किसी ना किसी कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, ऑक्यूपेशन और कास्ट बैकग्राउंड. मास्टर सतबीर बिकम अ फिनोमेना, लक्ष्मी चंद बिकम अ फिनोमेना. ये मतलब टीचर्स, so that the legitimacy get more than the singing. I don't So know. non-upper caste, but teachers. Upper caste, I mean dominant caste. Upper caste वो ब्राह्मणिज्म उतना तो, it's a पंजाब हरियाणा followed a different terrain altogether, but mostly यही कि जैसे 90s में आप देखेंगे कभी भी 2-3 कैसेट्स आ गए ना, मैना कैसेट, जगदीश कैसेट, लोकल कैसेट्स, तो उससे कि वो कॉन्ट्रैक्ट किसको मिल रहा है कि जगदीश कैसेट और हाँ, तो वो आप देखेंगे उसमें वो कास्ट कॉम्पोजिशन पूरा बदल रहा है. नाउ पीपल आर कमिंग फ्रॉम जाट फैमिलीज. एक्सेप्टेंस हो गया, क्यों? क्योंकि कैपिटल. Connects with the चमकीला स्टोरी. चमकीला स्टोरी से कनेक्ट भी करता है. हाँ, कुछ कुछ. एक इंटरेस्टिंग वाकया हुआ. इट वाज हाँ, थोड़ा और गहराई में अगर आप इसी को नहीं, बिल्कुल. आपके अपने ही रेफरेंस की तरफ मैं खींचना चाह रहा था कि जब आपने कहा कि चमकीला में 3 तरह की बातें, तो और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि वल्गैरिटी एंड लोअर कास्टनेस, इन दोनों के रिलेशंस जो हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स है. तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को हम अगर ऐसे ही बता के छोड़ देते हैं तो उससे काम चलता नहीं. अगर इस पे आप कुछ और कह पाए, इन अ सेंस कि आपने इंडिकेशन दिया कि एक अर्ज होता है कि उसको परिष्कृत करने का. ऑल द मार्क्सिस्ट हैड इट. मीन नाउअडेज प्रोबब्ली नॉट, और लेस Formers. ऑल रिफॉर्मर्स. हाँ, नहीं, And so इस पे दिक्कत एक ही हो जाती है कि इसमें ऐसा नहीं है कि मैं कुछ वो इसका संविधान लिख दूंगा कि अगर आपको वल्गर नहीं हो रहा है तो फला फला स्टेप्स जो है वो फॉलो कीजिए. लेकिन मान लीजिए कि गाना बहुत अश्लील हो, लेकिन उसको सुन के आप में एक तरह का सेलिब्रेशन या परिष्कार की भावना जगे, तब पोस्ट फैक्टम इनफैक्ट. See, because these distinctions go deep. If you want to talk about going deep, even among dirty jokes, some jokes have class, and some jokes only have anatomy. Yeah, क्योंकि एक बड़ा सीन चमकीला में मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो उसको मारने के लिए आते हैं, they are actually fans. So they are talking like schizoid characters. आप तो इतना अच्छा गाते हो, इतना. It's almost like you crack a dirty joke. I'm very puritanical, लेकिन रहा नहीं जा रहा है, मैं हंसने लगता हूँ और मैं चारों ओर देख रहा हूँ कि देख तो नहीं रहा है, अकेले में चुपचाप गंदे मजाक पे गाल.
So there are shades over here. So there is no rock bottom. अब जैसे मैंने भिखारी ठाकुर के बारे में ही कहा कि उन्होंने परिष्कृत किया, अब आप कहिएगा कि नहीं, आप दिखाइए स्टेप बाय स्टेप. I won't be able to do it. The fact is, Bhikhari Thakur in his real life was very fond of dirty language. I got this firsthand, and I don't think I can repeat the story over here. But रविकांत जी से मैंने एक कहानी बताई, आपको भी बात बताऊंगा कि किस तरह से वो जो नौटंकी में सामने जो बच्चे बैठे रहते थे, जो हल्ला मचाते थे ना, डिस्टर्ब करते थे शो को, उनसे कैसे वो झूठा है, वो कैसे, हाँ, वो कैसे उनसे बात करते थे, गालियों के जरिए. वो कोई मिडिल क्लास भाषा में, अच्छा प्रिय बच्चों अब जरा शांत हो जाइए, ये सब नहीं होता था. मतलब जो the worst possible abuses you can imagine in your own village in Bihar, they were delivered by, and बच्चे हंसने लगे. फिर शो चालू. बच्चे भी तो बूढ़ों को चिढ़ाकर बहुत खुश होते हैं, है ना? उनको मिल जाता है उनका तुरंत जैसे कि वरदान मांग रहे हो. हाँ. तो जो टेक्स्ट जो भिखारी ठाकुर का है, वो ऑडियंस के साथ कनेक्ट होने के बाद, I know a lot of accusations against Chamkila or Bhojpuri or whatever regarding vulgarity, etc. is actually middle class bogus stuff. I think it's about celebration. क्या है कि context होना चाहिए. अब आप होली के समय होली जैसे गाने गा रहे हैं, या आप पता चला कि लाउड स्पीकर घर में लगा दिया है आपने, जो कि हो रहा है अब, जिसका मन होता है. अब जैसे शादी के गाने में महिलाएं बेचारी थोड़ा बहुत गा लेती हैं, उनके सामने लाउड स्पीकर डाल देते हैं लोग, और उनको भी शौक होता है. अब वो इतनी मतलब भद्दी आवाज में पूरे गांव में वो ये टेलीकास्ट. इस बार तो मैंने सामना किया, लगातार 10 दिन का लगन था जब मैं गांव गया था. कान पे हाथ रखना पड़ा. गांव में ही बज रहा है, लेकिन जैसे ही वो मीडियाटाइज होकर के वातावरण में गूंज रहा है, यानी घर से डिकंटेक्चुअलाइज होने के साथ ही वो अश्लील लगने लगता है. आप ये कह रहे हैं? नॉट नेसेसरली, क्योंकि असली अश्लील तो इन लोगों ने देखा ही नहीं है. मैं 12 बुरे साल सुर का में था, गाना हुआ. मेरे अपने परिवार में शादी हो रही थी, और आई सपोज वी आर अ लिमिटेड ग्रुप, एंड यू नो व्हाट सॉन्ग्स वर अबाउट. जो गाली विधा है उसमें क्या गालियां हो रही थी. ज्यादातर क्या होता है कि इशारे से बात होती है कि फला ये करता है, नाम लेके मामा और फूफा लोगों के बारे में. उसमें गाने में ये गाया जा रहा था कि ये इससे फंसी हुई है, ये इससे फंसी हुई है. फिर क्या हुआ कि आधे घंटे में वो लोग नाराज होके भागे. या सो देयर इज अ कॉन्टेक्स्ट फॉर. उस फॉर्म का नाम गारी ही है, वो भी है. हाँ, टोना. तो at that age, at the age of 12, I thought it was outrageous. क्योंकि अभी कॉन्वेंट स्कूल से निकला था और नेदर आर्ट स्कूल गया था. फैजान, हाँ. टू ऐड टू दैट, ये शादियों वादियों में जो होता है, वो स्पेसिफिक ओकेजन पे सर्टेन रिलेटिव्स को उस तरीके से एड्रेस करना, या गीत में गाली पिरोया हुआ, वो सब चलता है. What we also have is something called bachelor party or some ये youngsters का या लॉन्डों का, लॉन्डन not in the sense of आरा और बक्सर वाला जो वो परंपरा नहीं, लॉन्डों का मतलब यूथ का, उनके बीच में जो चलता है, would you call that अश्लील? वही मैं कहना चाह रहा था कि there are no rules. It's how sensitive you are to the context. अब जैसे pardon me, I mean the certain there are some friends of mine from FTI, and they greet me in the Banaras style. It starts with a filthy word which I won't take from you,
लेकिन 40 साल के बाद के अभ्यास के बाद they are permitted to use those words. They didn't use those words, you'll feel bad. फोन करके ही सबसे पहले भोसड़ी वाले, मैंने कहा कि मैं फोन करना बंद कर दूंगा, तुम्हारे कॉल्स लेना बंद कर दूंगा। और एक और बात जो रविकांत जी ने कहा कि क्या मीनिंग के लिए शब्द जरूरी है, ये ऐसा ही कुछ आपने कहा था। नहीं, मैंने ये कहा कि वो एक तो ट्यून से सब्जेक्टिविटी जो है या सब्जेक्ट जो है वो इस्टेब्लिश हो गया, ठीक है, लेकिन कहानी कहने के लिए जरूरी नहीं है कि शब्दों की जरूरत हो। कहानी कहानी म्यूजिक के जरिए कही जा रही वह है। हाँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो सुन रहा है ना, देख रहा है, धुने जो रिदम्स देख रहा है, वो अपने आप करनी से। हाँ, नहीं, उसमें एक और I'll bring the example of Baraka, which is a film without words, डायलॉग है ही नहीं उसमें। क्या नाम है? बराका, हाँ, एंड 90 मिनट्स की फिल्म, कैप्टिवेटिंग, और उसमें इवन इफ यू डोंट लुक एट द ग्राफिक्स, मेयर म्यूजिक जो सर्टन काइंड ऑफ इमोशन इवोक करता है, वो अपने आप में वो सक्सेसफुल एक ये है। तो आई थिंक वो उस चीज को आप जो सवाल कर रहे थे, उस चीज पे डायरेक्ट वो एड्रेस करेगा कि मतलब शब्द नॉट ऑलवेज नेसेसरी to arrive to create meaning. I mean certain kind I'm not here meaning तो खैर शब्द का खेल है, लेकिन इमोशन म्यूजिक से to certain kind of emotion is evoked. तो पहाड़ में जो म्यूजिक है उसका अलग ट्यून होता है, प्लेन में अलग होता है, कहीं और डेजर्ट में अलग होता है, तो वो सब स्पेसिफिक इमोशन इवोक करता है। तो ये तो इस चीज में ये मैं कॉन्टेक्स्ट वाली बात पे फिर से लौटना चाहता हूँ, और अगर और कोई सवाल नहीं है तो हाँ, सॉरी, मैं हाँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि दरअसल चूंकि अश्लीलता पर भी बात शुरू हुई है इस पर बातचीत करते करते, तो अम, साहित्य में थोड़ा अगर हम जाएं तो उसमें हम देखेंगे कि अम, श्लीलता और अश्लीलता की बहुत बहसें हुई हैं, और कई बार जब हम अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को साहित्य में कविता के माध्यम से या कहानियों के थ्रू या उपन्यासों में या किसी लेखक ने अभिव्यक्त किया है किसी पात्र के माध्यम से, तो उसको बहुत बोल्ड माना गया, बहुत साहसी माना गया, उसको अश्लील नहीं कहा गया। वो अलग बात है कि कुछ आलोचकों के बीच में श्लीलता अश्लीलता की बहसें जरूर चली। कुछ लोगों ने बोल्ड कहा, ज्यादातर लोगों ने अश्लील ही हाँ कहा। हाँ, ऑब्वियसली वही मैं कह रहा हूँ। तो अब जैसे आगे की एक कविता मुझे तत्काल याद आ रही है जिसमें वो कहते हैं कि लहू में उमड़ आई लहू, हाँ, धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार, श्वास है उत्तप्त तुम कहाँ हो नारी। और ऐसे ही एक नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि इसको आप बोल्ड मानेंगे कि अश्लील मानेंगे। हालांकि नई कविता के कॉन्टेक्स्ट में हिंदी साहित्य के ये कहा गया कि नई कविता वालों ने मतलब बिना किसी दुराव छिपाव के अपनी मनोभावों को अभिव्यक्त किया है। वैसे ही एक कृष्णा सोभिते के उपन्यास बहुत चर्चित है जिसमें श्लीलता अश्लीलता की बहुत बहसें हुई। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है समझना, वो चाहे चमकीला का संदर्भ हो, चाहे साहित्य का संदर्भ नहीं, हो, लेकिन एक या ऐसा भोजपुरी या दूसरे और लोक कल्चर का संदर्भ हो, तो इन सब चीजों को कैसे समझा जाए, कैसे देखा जाए, कैसे दूसरों को समझाया जाए, इस पर थोड़ा मुझे लगता है कि और नहीं, आगे ऐसा होना है ना चाहिए। कि कुछ लोगों ने एक उपकरण बना रखा है जिसको अश्लीलोमीटर कहते हैं, ठीक है। और भोजपुरी में जो मध्यम वर्ग है वो असल में भोजपुरी उन पे निर्भर है नहीं। भोजपुरी सिनेमा उनसे दूर जा चुका है, संगीत दूर जा चुका है मोरलेस, और भोजपुरी उनके लिए किचन में बात करने वाली ड्राइंग रूम तक सीमित रह गई है। तो ये बीच बीच में अखबारों में वक्तव्य देते हैं, नंबर वन। और दूसरा ये कि ये चाहते हैं कि संविधान में इसका रिकग्निशन मिले।
तो दो स्तर पे ये उनकी भोजपुरी के प्रति लड़ाई है। उनके लिए भोजपुरी जो है वो सिर्फ नॉस्टैल्जिया है, लेकिन आज भी जो है भोजपुरी या दूसरी भी कई भाषाएं हैं, मतलब आज भी जिंदा हैं, दौड़ रही हैं। इसमें मतलब ऐसा क्या है कि जैसे कोई आप किसी को याद आ रहा हो कि शमशान जैसा माहौल बना दिया है कि ये सब खत्म हो रहा है और ये हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो व्यक्तिगत तौर पे मैं तो यही मानता हूँ कि ये मतलब बेमतलब की, अगर आपको कुछ अश्लील लग रहा है तो चले जाइए वहां से, अगर दिक्कत ना है तो। लेकिन ऐसे मौके आते हैं जब बाद कोई में सर समस्या पे ये शुरू बैट हो होकर, जाती है कि वहीं पे फिर ऑब्जेक्टिफिकेशन का एक इश्यू शुरू हो जाता है कि विमेन ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है, गर्ल्स को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है, तो फीमेल्स को किया जा रहा है। So we are also objective beings. I'm not a soul. Please feel free to objectify me. मतलब इस तरह की भाषा जो है ये पूरी तरह से निरर्थक है। आप जो मुझसे बातचीत आज पहले दिन हम मिले हैं, आई एम मोस्टली एन ऑब्जेक्ट टू यू। अभिनव, सर रियली एंजॉयड लिसनिंग यू। थोड़ा सा मैं बातचीत को जो आपने शुरुआती कुछ रीफॉर्मुलेशंस सजेस्ट प्रपोज किए उसकी ओर मोड़ रहा हूँ। और छोटा सा एक तो क्वेरी है कि जिसे आप एथनोग्राफिक कन्वर्जेंस कह रहे हैं, उसका मतलब जो चिंताएं या सरोकार आपके हैं वही आपके इंटरलोक्यूटर्स के हैं, इससे कुछ ज्यादा है या इतना ही मतलब है? मे भी शायद आपकी किताब या काम में डिटेल पढ़ूंगा तो शायद जवाब भी मुझे मिल जाएगा, लेकिन एक अगर इमीडिएट आप कमेंट कर सकें कि उस कन्वर्जेंस ने आपकी इंक्वायरी को कैसे शेप किया फील्ड वर्क में, कुछ अगर आप उस पर बातें बता सकें। दूसरा, जहां से आपने शुरुआत की, इंट्रा रीजनल एक जो आपने टर्म बोला, तो बेसिकली लैंग्वेज की जितनी स्कॉलरशिप है उसमें आइडिया ऑफ टेरिटोरियलिटी, सेंसिबिलिटी लैंग्वेज की, और उसको एक टेरिटरी में बांध के देखना, और जो रीजन शब्द है हमारे वोकेबलरी में, एकेडमिक वोकेबलरी में, वो बेसिकली उसके ऊपर एक इको रहता है, वो जो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स का हुआ हमारे यहाँ, और वहां से एक बड़ा वल्गर और भोंडा डिस्टिंक्शन भी अगर मैं उसको कहूँ तो गलत नहीं होता, वो रीजनल और नेशनल और उस तरह की जो चीजें होती हैं। हिंदी या भाषाई दुनिया में तो हम उसका तोड़ निकाल लेते हैं, सफाई दे देते हैं उसकी, इलाका कह देंगे, क्षेत्रीय कह देंगे, या कुछ और कह देंगे। लेकिन अंग्रेजी में वो बू जो है उस डिस्टिंक्शन की, वेदर वी कॉल इट रीजनल, सब रीजनल, या कुछ भी हम कहें, तो वो कहीं ना कहीं वो बायस, मुझे लगता है कि जब हम रीजन शब्द लिखते हैं उसमें वो इपिस्टेमोलॉजिकली भी कहीं से वो शायद लीक होकर के आता है, उस तरह के क्लासिफिकेशन के भीतर भी। तो क्या इसका तोड़ क्या है, मतलब इससे बचने का तरीका क्या हो सकता है? क्या कोई पॉसिबल वोकेबलरी डेवलप की जा सकती है? हाँ बिल्कुल की जा सकती है। ये अच्छा हुआ आपने ये सवाल ही पूछा, क्योंकि एक तरह से इसके बाद एक सवाल हम ले लेंगे ऑनलाइन, प्रियंका चौधरी का। हाँ, लेकिन ये जवाब दे। अब इसको I don't know how to respond to your question momentarily, because I could give you a very an answer at a philosophical level. Because after all, what is the majority? It's an agglomeration of minorities. कुल मिलाकर के फिर वो लॉजिक हो जाता है ना कि एक और अनेक का। But at a more pragmatic level, even regions are constituted by sub-regional entities, which are identifiable. When you're doing field work, people make it clear to you. So these are not concepts, floating like butterflies in your head. लोग ऐसा कहेंगे कि नहीं, अब जैसे हिमाचल में तो बहुत शार्प हो जाता है, पहाड़ के इस पार कुछ और, उस पार कुछ और। हाँ, तो the manner of this kind of agglomeration is one kind of story, linguistic at the linguistic level, and the manner of political mobilization is not quite the same story. Yeah. So, which is something that you constantly face when you're in the field. और पहला सवाल जो आपने पूछा कि yes, at times it seems that
while doing your interviews, while doing your field work, the local person is actually teaching you, guiding you, nudging you, but only in the sense that you're sensitive. अगर आप बिल्कुल बड़े बॉस बन के घूम रहे हैं जीप पे और आपके असिस्टेंट पूछ रहे हैं 5 सवाल और फॉर्म्स भरे जा रहे हैं यस नो वगैरह वगैरह, तो फिर ठीक है, आपको वही मिलेगा जितना आप चाहते हैं। लेकिन अगर आप उससे ज्यादा चाहते हैं कि मुझे अथाह चाहिए, आई वॉन्ट सरप्राइजेस, आई डोंट वॉन्ट कि मेरा काम पूरा हो गया, तो देन in Haryana, I remember specific faces who were able to guide me and tell me, what is different about Haryana and make sense of certain things for me. So yeah. राइट, लास्ट सवाल ले लेते हैं सर। हाँ, sure. प्रियंका चौधरी का। अच्छा, it's online. Hello, good evening, everyone. I am so sorry. I missed most of the talk today, but since in the end, in the question answer session, sir talked about the objectification of women, and अगर मैं ये सवाल अभी नहीं करती तो फिर मुझे बहुत गिल्टी फील होता कि मैंने नहीं किया. This is something that really came into my mind while I was watching Chamkila. That okay, it is good that we are celebrating Chamkila for, representing the subaltern in some way or understanding that aspect of the subaltern. But are we not doing that at the price of the women? Also, when we say that vulgarity shouldn't be questioned on the basis of objectification of women, and the man is can be as much objectified, are we not being unfair in some way because we are forgetting the context of patriarchy, the context in which the women is even more suppressed, even in the subaltern category? So just one, I want something for you to reflect on this. Thank you so much. Thank you. Thank you. Can I respond? Yeah, please. I promise to reflect on it, and I know exactly what your concern is. मुझे ये लग रहा था ना कि objectification वगैरह जो है, these are very convenient and words and shorthand, and they will not do anymore. That is why I rhetorically said that, please feel free to objectify me. And I didn't mean that, that there's nothing wrong with obscenity or, showing contempt towards women. But let's shift our language a little bit, let's pick up a few things from Hindi or from various other tongues and insert them into English, if nothing else is possible. Because these bombastic words don't make any sense to me. I mean, the table is objectified. I'm objectified. We all are. And, if someone becomes a close friend, then yeah, something of within the inside or whatever comes out. But then there is a question of respect for each other, and minimal respect for each other in public. Am I making any sense at all? Yes, sir. Yes, sir. Definitely. I think we need more to understand and learn and research in context of feminism in India. Maybe in Hindi, as you said, we need to expand our vocabulary नहीं, to आप understand. दर्द जो है ना, उसको अब एक नए कपड़े की जरूरत है, नए जी. की जरूरत है। ये ऑब्जेक्टिफिकेशन वगैरह करने से बात नहीं बनती है कुछ। Yes, sir. क्योंकि exactly how it hurts you, because even a look can hurt. See, that's the thing. And you won't be able to complain क्योंकि आप कुछ कहा नहीं, कुछ किया नहीं, अब वो ऐसे भौड़े ढंग से देख रहा है कोई आपको, तो how does one express it? Not through this stock word called objectification. Okay. Thank you, sir. Thank you, Priyanka ji. Anybody else? और कोई है? So, Rakesh.
So I just want to add something about this new initiative because आज की जो बातचीत है मैं इसको कई रूपों में इसके बारे में सोच रहा था, तो मुझे ढेर सारा मेरे मन में जो क्लासिक सोशल हिस्ट्री, जो यूरोपियन सोशल हिस्ट्री है, जो हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है, और फ्रांस के बारे में और यूरोप के बारे में, उसके तमाम संदर्भ मुझे याद आ रहे थे। और मुझे लग रहा था कि जैसे कि ये वही सारी बात, वो सारे प्रश्न वही हैं, लेकिन ये बिल्कुल जैसे हम अपने समय में बैठकर इन चीज़ों पर विचार शुरू कर रहे हैं। और मेरे लिए बहुत नया था ये, इसमें एक नयापन था। तो मुझे तो लगता है कि ये जो बातचीत है, ये इसमें इतने सारे सूत्र बिखरे पड़े हैं जो बहुत अलग अलग ढंग से, जिस रूप में हम समाज विज्ञान में, साहित्य में सोचते हैं, लेकिन ये दरवाजा नया है। और जिस हमें लगता है कि हम इसको बहुत ज़्यादा जानते हैं, या शायद उसका वही जो शब्द यहाँ आ चुका है, उसको मैं उसका इस्तेमाल करते हुए कहूँ कि शायद वो इतना ज़्यादा रीफाइड है, ऑब्जेक्टिफाइड है हमारे अपने बौद्धिक अपनी बौद्धिक समझ में, कि हमें लगता है जैसे हम सब जानते हैं। मैं बस 2-3 उदाहरण दूंगा और अब ये बातचीत खत्म हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही समृद्ध बातचीत है। एक तो ये कि जब रत्नाकर जी हिमाचल का वो एक प्रसंग सुना रहे थे, तो मेरे मन में जो बहुत ही थोड़ा, जिसकी छाया मात्र है मेरे मन में, मुझे लग रहा था कि जैसे कि मैं नाट्य शास्त्र का के पन्ने पलट रहा हूँ। और अगर आप नाट्य शास्त्र के किसी विद्वान से ये कथा जाकर सुनाए, तो भी प्रसन्न होगा और कहेगा कि यार क्या बात है। तो एक तो ये बात है कि इतनी दूर तक ये चीज जाती है। इसका कारण ये भी है क्योंकि जो शास्त्र है, भारतीय चिंतन जिसकी आजकल बहुत चर्चा हो रही है, उसके बारे में हम भूल जाते हैं कि वो हमें हर दूसरे पग पर याद दिलाता है एक चीज की, वो है लोक, जिसको वो प्रमाण मानता है। और जो लोग प्रयोग से जुड़े हैं, व्यवहार से जुड़े हैं, वो बिल्कुल डिजिटल एज की लोक परंपरा की बातचीत को सुनकर ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि एक बहुत ही कोई पुरानी रील जो है वो चल रही है। वो रील जिसे हम अभी अपनी नई साहित्य की भाषा में नवाचार कहते हैं, जिसको दूसरे ढंग से ख्याल कहते हैं, भारतीय परंपरा इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं। जैसे कि पूरा का पूरा जिसे हम लोक परंपरा कह रहे हैं, despite digitization, it's a grand architecture of khayal which is going on, which is basically imagination. और जो तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण होगी इस प्रोजेक्ट के लिए, मुझे लगता है वो मैथ्स, बहुत कुछ हमारे पास सीखने के लिए, जिससे रत्नाकर जी ने ये बातचीत शुरू की थी, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात। और अपने बिल्कुल बाद के दिनों में एम एन श्रीनिवास ने एक लेख लिखा था, जबकि एंथ्रोपोलॉजी में ये बहस चल रही थी एथनोग्राफी को लेकर के, ऑब्जेक्टिफिकेशन को लेकर के, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को लेकर के। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नृतत्व शास्त्री फील्ड वर्क जब करता है तो वो क्या करता है। और फिर मैं सोच रहा था कि जैसे उसका एक अब दूसरा क्षण है कि फिर से उस प्रश्न की तरफ लौटा जाए इस नए शोध के माध्यम से, जिसको रत्नाकर जी जिसको कह रहे थे कि इंटरलिंग्विस्टिक, intralinguistic, intra-regional, not inter-regional, but intra-regional। और फिर वहां सब्जेक्ट और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का प्रश्न क्या, तो वो तो मेथड की बात है जो शायद इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई बातचीत है, वो ज्यादा बड़ा सवाल है जो इससे खुलकर आएगा। मैंने बस out of huge appreciation about this new project and out of great admiration for the kind of conversation which is going on here, I just wanted to say something. Thank you so much. Thanks, Ravikant, Ratnakar ji, Prabhat, everyone. Thank you. And I'll add, Mrityunjay. मृत्युंजय, दो चीज था बस ऐड करने के लिहाज से ही। एक तो जो हम लोग ये अश्लीलता वाली बात कर रहे थे, उसमें मुश्किल ये होती है कि बहुत सारी चीजें हम छोड़ देते हैं। वही जो शुरू में आपने कहा ना कि आप आधा लेंगे तो आधा छोड़ नहीं देंगे। तो जैसे हम लोग के इलाके में भोजपुरी के अवधी
से सटे हुए इलाके में, आजमगढ़ जौनपुर वाला इलाका, उसमें एक चीज होती है नकटा। कि शादी के दिन जब सारे पुरुष चले जाते हैं तो सारी महिलाएं बचती हैं, और वो कोटन कोट भयानक अश्लील है, लेकिन वो इट्स महिलाओं के लिए, महिलाओं द्वारा होता है, वो पुरुषों की एंट्री बैन होती है। प्रियंका सो ये मैं वही कह रहा था कि इसको थोड़ा अगर हम बढ़ाएं और देखें कि बहुत लोडेड होके जब हम चले जाते हैं तो मुश्किल होने लगती है, बहुत सारी चीजें फिर हमको काटनी पड़ती हैं, कि ये हटा देते हैं फिर इतना समझ में आएगा। रिलीजन, सेक्सुअलिटी का रिलेशन, सेक्सुअलिटी वीमेन का रिलेशन, सेक्सुअलिटी पेट्रियार्की का रिलेशन, ये बहुत उलझा हुआ, इतना सीधा जाल नहीं है कि बहुत आराम से खुल जाए। दूसरा एक जो आप कह रहे थे इम्प्रॉम्प्टू वाला, तो बिरहा मुझे लगता है हमारे इलाके में उस तरह की एक विधा थी जो कहीं कोई गा सकता था, अचानक से गा सकता था विदाउट ओकेजन, और इसकी एक लंबी ट्रेडिशन है। मतलब उस तरह से भजन शाह द्विवेदी तो उसे प्राकृत कविता और आभीर कविता और वहां से जोड़ते हुए ले आते हैं, और वो बाद तक अभी तक भी कंटिन्यूड है। तो वो मुझे लगता है वो एक इम्प्रॉम्प्टू वाला इस भोजपुरी कल्चर में शायद है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। दो लाइन में, just reacting to you as well as Rakesh ji, it seems if some of you are interested in pure sheer philosophy, what Rakesh ji was trying to say is that impromptu में एक तरह की ephemerality, क्षणिकता है, और डिजिटल का मतलब ही होता है forever by default। अब आपका पेन ड्राइव करप्ट हो गया वो अलग कहानी है, but at least in the cloud it's forever, like the AI versions. So this is a very interesting matter now, कि आप परमानेंस और क्षणिकता दोनों का कॉकटेल जो है उसके साथ आप डील कर रहे हैं। लेकिन हाँ, we do need to rethink quite a few things. लेकिन ये जो एफेमरैलिटी और डिजिटल के थ्रू परमानेंस का जो कॉन्फ्लिक्ट है, या जिसको लेकर के एंजाइटी पैदा होती है, ये पुराने जमाने में भी था। रेडियो को लेकर के बहुत हुआ, सिनेमा को लेकर के बहुत हुआ, डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड म्यूजिक को लेकर के पंडित नरेंद्र शर्मा का लेखन अगर आप पढ़ेंगे तो वो जूझ रहे हैं इन सब चीजों से। नहीं, मेसोपोटामिया में कहीं पे शायद ये चर्चा है किसी इंस्क्रिप्शन में, जब लिखने का आविष्कार हुआ ना, तो उसके खिलाफ कि अब तो किसी को कुछ याद ही नहीं रखना है, अब तो सब लिख लीजिए, पत्थर पे एक छैनी हथौड़ा लेके और हमेशा के लिए डाल दीजिए। तो ये हमारे साथ रहा है, ये सच। थैंक यू, आई एम ग्लैड। आप सबको बहुत मजा आया और हम सबको यही उम्मीद थी। आप ये शुरुआत है, आपके साथ प्रत्यक्ष परोक्ष हर तरह का मार्गदर्शन आप करते रहेंगे हमारा। हम ये उम्मीद करते हैं इस प्रोजेक्ट में, और आप सब भी जुड़े रहेंगे हमसे किसी न किसी रूप में। बहुत बहुत शुक्रिया आपके धैर्य के लिए, सवालों के लिए, आशीर्वाद के लिए। रिकॉर्ड करना है। थैंक यू सर।